तो गाइस यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। ठीक है, तो कल हमने सेक्शन 10 तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 से। ठीक है, तो सेक्शन 11 किसके बारे में बात कर रहा है? स्टिपुलेशन एज टू टाइम। तो सबसे पहले आपको स्टिपुलेशन का मतलब देखना है। ठीक है, स्टिपुलेशन का मतलब होता है बेसिकली कोई आपने कंडीशन बता दी है या कोई वारंटी दे दी है। कंडीशन का मतलब आपको पता है क्या होता है? कंडीशन का मतलब पता है सबको क्या होता है? कंडीशन का मतलब आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो आप एग्रीमेंट करोगे उसके अंदर आप ना कुछ चीजें लिखोगे, वो या तो कंडीशन होगी या वारंटी होगी। तो मैं आपको पहले डिफरेंस बता देता हूं, कंडीशन या वारंटी के अंदर डिफरेंस क्या है। कंडीशंस वो होती हैं जो बेसिकली एब्सोल्युटली फॉलो होनी चाहिए, अदरवाइज जो आपके एग्रीमेंट की टर्म्स हैं वो गलत साबित हो जाएंगी और वो बेसिकली आपके पास राइट होगा सामने वाले को स्यू करने का भी और उस एग्रीमेंट को क्या खत्म करने का। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एग्जांपल दूं, अगर मैंने बोला कि मेरे को 4 लाख के अंदर की रेंज की कोई सेकंड हैंड कार चाहिए काले रंग की, ठीक है, तो अगर कोई मेरे को 5 लाख की गाड़ी दे रहा है तो वो चीज क्या है? सही है कि नहीं है? नहीं है ना, आपने जो डिसाइड किया तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो मेरी मर्जी है ना कि मैं नहीं लूं, मेरी मर्जी है। वो क्या सेपरेट एग्रीमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, क्यों पहले वाले एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चीज नहीं हुई। तो ये जो चीज एग्रीमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको अपने कंडीशन बोल देते हैं। वारंटी क्या होती है? वारंटी होती है कि ऐसी चीजें जिसके बिना भी अगर वो फुलफिल ना हो काम चल सकता है, एग्रीमेंट फुलफिल हो सकता है, बट हाँ सामने वाली पार्टी को डैमेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने बोला था कि मेरे को गाड़ी चाहिए जिसके अंदर एसी हो, ठीक है, जिसके अंदर म्यूजिक प्लेयर हो, जिसके अंदर जो सीट्स हैं वो सही हो, ठीक है, ब्रेक्स वगैरह सही हो, इंजन वगैरह सही हो। ठीक है, आप कोई भी गाड़ी मांगोगे तो ये सब चीज चेक करोगे। अब सामने वाले ने जो गाड़ी दी, ठीक है, उसका जो म्यूजिक सिस्टम था उसके स्पीकर की एक वायर कट गई थी, ठीक है, और स्पीकर जो था वो काम का नहीं रहा। तो सामने वाले से आप ये नहीं बोलोगे कि आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपने गाड़ी खरीदने का तो एग्रीमेंट कर लिया। आप सामने वाले से डैमेजेस ले सकते हो। डैमेजेस कैसे लोगे आप बोलोगे कि स्पीकर भी सही होना चाहिए था, स्पीकर सही नहीं है, वायर कटी हुई है, स्पीकर चेंज कराना होगा, या तो चेंज करवा दे। वारंटी के अंदर ये होता है ना, या तो आप चेंज कर दो या सही कर दो या फिर रिप्लेस कर दो, नहीं तो पैसे दे दो। ठीक है, तो आप या तो डैमेजेस ले सकते हो या फिर उससे सामने वाले से सही करवा सकते हो वो चीज, क्योंकि गाड़ी का मेन पर्पस स्पीकर के अंदर गाने सुनना नहीं होता, वो कंडीशन नहीं है, वो वारंटी है। आया डिफरेंस समझ में? तो कंडीशन वो है जो आपके एग्रीमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एंसिलरी टर्म्स नहीं है। अगर आपकी कोई टर्म लिखी हुई है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोई टर्म अगर नहीं लिखी हुई तो आप देखते हो कि इंप्लाइडली वो चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही। आज हमारे डिस्कशन का मेन क्रक्स यही है, आपकी बेसिकली कंडीशंस एंड वारंटीज। तो कंडीशन एंड वारंटी को अगर अपने साथ में देखते हैं तो उसको बोलते हैं स्टिपुलेशन। ठीक है, कंडीशन एंड वारंटी का मतलब है स्टिपुलेशन। तो स्टिपुलेशन जो आपका सेक्शन 11 है वो क्या बोल रहा है? स्टिपुलेशन एज टू टाइम, टाइम के रिगार्डिंग क्या कंडीशन वारंटी क्या स्टिपुलेशन दिया हुआ था। ठीक है, सबसे पहले तो टाइम के रिगार्डिंग अगर कोई चीज नहीं दी हुई है तो टाइम इज नॉट ऑफ द एसेंस। एज एन कि थोड़ा बहुत डिले होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगी चीजें, पेमेंट में थोड़ा बहुत डिले होगा तो कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, होता है ना कि मान लो आप गए दुकान पे, आप दुकान पे सामान खरीदने गए, आपके पड़ोस में ही दुकान थी, वो आपको जानता है, ठीक है, आपने मान लो 1000 रुपए का सामान लिया और आप कैश नहीं लेके गए और आपकी यूपीआई नहीं चल रही, तो आप बोल दोगे ना कि शाम को दे दूंगा या अगली बार जब कल आऊंगा तब दे दूंगा, सामने वाला मान जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो एसेंस नहीं, एसेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे टाइम के रिगार्डिंग। ठीक है, अब टाइम इज ऑफ द एसेंस जब आपने एग्रीमेंट में बता दिया हो या सामने वाले को बता दिया हो या आपने कम्युनिकेट कर दिया हो। टाइम इज ऑफ द एसेंस का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरे को गुड्स खरीदने थे, वो शादी में केले वाला एग्जाम्पल याद है ना, शादी के अंदर मेरे को केले मंगाने थे, फ्रूट चाट बनाना था। अब शादी के बाद डिलीवर करेगा तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? मैंने उसको बता दिया कि भाई आज शादी है, शाम तक केले जो है कट के सला वो जो फ्रूट चाट है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को दोपहर तक ला के दे देना। ठीक है, तो उसने ला के नहीं दिए तो वो नहीं होगा तैयार, नहीं होगा ना तैयार, नहीं हुआ तैयार। यहाँ पे क्या था? टाइम इज ऑफ द एसेंस। यहाँ पे सामने वाले ने बता दिया था कि टाइमली चीज होनी चाहिए। अगर पेमेंट के रिगार्डिंग भी आप बोल सकते हो, सामने वाले को बोल दिया कि पहले पेमेंट होगी, जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, पेमेंट इस डेट तक हो जानी चाहिए, आपने सामने वाले को कम्युनिकेट कर दिया, उससे डिले होगा तो इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ये चीज आपने कम्युनिकेट कर दी, सामने वाले ने एग्री कर ली तो अब इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो टाइम की जो है वो वैल्यू है, सामने वाले को वैल्यू अगर है तो आपको भी उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। आपके एग्रीमेंट के अंदर दे दिया है कि अगर टाइम को वैल्यू देनी है तो टाइम को वैल्यू देनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और एग्रीमेंट से ये समझ नहीं आ रहा है कि टाइम इज ऑफ एसेंस और नॉट, ठीक है,
तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो चीजों को, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। एक बार रीड करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। As regard to time for the payment of price, unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulation as regard this is not deemed to be of the essence of the contract of sale। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर टाइम पैसे के रिगार्डिंग, पेमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई चीज नहीं लिखी गई है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे एग्री नहीं किया गया है, या फिर आपने उसको पॉइंट आउट नहीं किया है एग्रीमेंट के अंदर, अनलेस कुछ उसके रिगार्डिंग लिखा हुआ हो ऑलरेडी एग्रीमेंट के अंदर, आपको बेसिकली थोड़ा बहुत डिले जो है वो चल जाएगा। आपको एग्जैक्ट एक टाइम के ऊपर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है तो आपको करनी पड़ेगी। टाइम इज नॉट ऑफ द एसेंस इन दिस केस, ठीक है, बट डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड विदाउट डिले, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड विदाउट डिले, इसका मतलब क्या है कि मान लो एक रीजनेबल टाइम के अंदर आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैंने बोला कि आज डिलीवर कर दो, तो आज आप कभी भी कर सकते हो ना, जो थोड़ा 10 बजे से पहले करना, जब तक मैंने बताया नहीं है। मैंने बता दिया तो 10 बजे ही होनी चाहिए डिलीवरी, और आपने एग्री किया है तो ठीक है। अगर मैंने नहीं बताया तो आपने 11 बजे भी कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है, पर डिलीवरी आज ही होनी चाहिए, ये चीज मैंने बता दी, ये चीज मैंने बता दी। तो अगर आज नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, डिले हो जाएगा। डिले होने की वजह से क्या होगा, सामने वाले को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट इसके अंदर? बाकी का पोर्शन आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सेम ही बात है, अब इसके अपोजिट बात दी गई है कि अगर आपने फिक्स कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया तो क्या होगा। हाँ गाइज, तो आपको कंडीशंस एंड वारंटी का मतलब मैंने एक बार समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना सेक्शन 12 है उसमें बेसिकली यही बोला गया। स्टिपुलेशन क्या होते हैं, स्टिपुलेशन कंडीशन एंड वारंटी होती है। ये क्या है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम, टाइम के रिगार्डिंग स्टिपुलेशन है, मतलब टाइम के रिगार्डिंग आपने कोई कंडीशन लगाई है कि वारंटी लगाई है, ठीक है। अब सेक्शन 12 के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, अदर स्टिपुलेशंस की, अदर कंडीशंस एंड वारंटीज की बात कर रहे हैं। तो कंडीशन एंड वारंटी देखो क्या दिया हुआ है, अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स व्हिच आर द सब्जेक्ट देयरऑफ मे बी कंडीशन और अ वारंटी। स्टिपुलेशन के रिगार्डिंग बेसिकली आपने गुड्स के रिगार्डिंग या जो एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग कोई भी बात बोली हुई है एग्रीमेंट के अंदर, या तो वो कंडीशन होगी या फिर वो वारंटी होगी। कंडीशन और वारंटी के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated। repudiated का मतलब हटा देना, कॉश कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। क्लियर है, इतनी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उसके बिना वो एग्रीमेंट का जो एसेंस है वही चला जाएगा, वो सेम चीज अगर आपने नहीं की तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ, वारंटी। अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मेन पर्पस नहीं है बट कोलेटरल टू द मेन पर्पस है, मतलब अटैच्ड है मेन पर्पस के साथ में। द ब्रीच ऑफ व्हिच गिव्स राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट टू अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडिएटेड, ठीक है। आप यहाँ पे एग्रीमेंट को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो मेन पर्पस है वो नहीं खराब हुआ है, आपके मेन पर्पस के साथ में अटैच कोई चीज थी उसमें इशू था। जैसे गाड़ी का स्पीकर, गाड़ी में दिक्कत नहीं थी, गाड़ी के स्पीकर में दिक्कत थी, ठीक है। तो उसकी वजह से आप जो एग्रीमेंट है वो कॉस्ट नहीं कर सकते, आप एग्रीमेंट जो हटा नहीं सकते, रेप्यूडिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, सामने वाले से चेंज करवा सकते हो चीजें, ठीक है, जो जो आपकी खराब थी, जो जो आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए थी। क्लियर है ये चीज, समझ आया, कोई डाउट इसके अंदर? सबको कंडीशन एंड वारंटी के बीच में डिफरेंस समझ आया? कंडीशन एंड वारंटी के बीच में डिफरेंस समझ आया? आगे देखते हैं इनके डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस आपको थोड़ा सा समझ आ गया है बट 3 पॉइंट है, एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मीनिंग के बीच में डिफरेंस समझ आया। मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है वो क्या होगा, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या होगा, कंडीशन की वारंटी, कंडीशन, ठीक है। जो कोलेटरल होगा मेन पर्पस से वो क्या होगा, वारंटी होगी, ठीक है। राइट इन केस ऑफ ब्रीच, ब्रीच के केस के अंदर किसके अंदर आप हटा भी सकते हो और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। कौन से केस के अंदर हटा भी सकते हो एग्रीमेंट को, और तो कंडीशन, ठीक है। किस केस के अंदर आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो या फिर रिप्लेस करवा सकते हो चीज को, वो किसके, वो क्या, कौन सा पार्ट होता है, वो वारंटी वाला पार्ट होता है। उसके बाद में क्या, कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशंस। कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन का मतलब क्या है, आप कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, बट आप वारंटी को कंडीशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप उसको लेस इंपॉर्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और सामने वाले को आप स्यू ना करके, या फिर आप सामने वाले को बेसिकली उस चीज के लिए स्यू नहीं कर रहे हो कि एग्रीमेंट होना चाहिए था नहीं हुआ, ठीक है। आप उसको स्यू कर रहे हो किस चीज के लिए, सिर्फ डैमेजेस के लिए कि जो हुआ वो गलत तरीके से हुआ। जो कार का स्पीकर खराब था वो तूने सही नहीं करवाया, इसलिए मैंने तेरे को केस किया और तेरे को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप बेसिकली मोर इंपॉर्टेंट चीज से लेस इंपॉर्टेंट चीज पे शिफ्ट हो सकते हो।
लेस इंपॉर्टेंट चीज को आप मोर इंपॉर्टेंट चीज नहीं बना सकते, ठीक है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आइडेंटिफाई करने में इश्यू आ सकता है। आपको लग रहा है कोई चीज आपके कंडीशन की फॉर्म में दी है, कंडीशंस लिखी हुई है और उसमें पता लगे वारंटीज लिखी हुई है। जहां पे वारंटी की हेडिंग दी हुई है एग्रीमेंट के अंदर, वहां पे शायद कंडीशंस लिख दी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सही से चीजें मेंशन है कि नहीं है। जस्ट बिकॉज कि वो गलत तरीके से मेंशन है डजंट मीन कि उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपने गलती कर दी, आपने किसी लड़के को लड़की बोल दिया, लड़की को लड़का बोल दिया, तो इसका मतलब थोड़ा उनका जेंडर जेंडर चेंज हो जाएगा। वो तो आपने गलती करी ना, आपने गलती करी है, तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। डिफरेंस समझ आए सबको? डिफरेंस समझ आ गया? ठीक है। उसके बाद देखो, व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कब कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये बेसिकली वही पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट आपने ऊपर पढ़ा कि कंडीशन को हम वारंटी में कन्वर्ट कर सकते हैं बट वारंटीज को कंडीशन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसके अंदर आपने दिया हुआ है कि कुछ कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। उन पैरामीटर्स, अगर वो पैरामीटर्स जो है आप अगर फुलफिल कर रहे हो तो आपकी कंडीशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वारंटी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसमें देखो दो चीजें दी हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो वॉलंटरी वेवर, या तो आपने वेव कर दिया है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है? जब आपने कंपलसरी वेवर कर दिया है। कंपलसरी वेवर का मतलब, वेवर का मतलब याद है सभी को क्या होता है? वेवर, वेव करना, वेव करना, हाथ हिलाना, बाय बाय करना। आपने राइट्स को बाय बाय कर दिया आपने, ठीक है। राइट्स को बाय बाय कर दिया तो मतलब वेव कर दिया आपने राइट्स, ठीक है। तो आपके राइट से कंडीशन के रिगार्डिंग उसको आपने टाटा बोल दिया, तो आपके राइट क्या हो गए? अब चले गए हैं, अब वो मुड़ के नहीं आएंगे। तब आपके पास जो राइट्स बचे हैं उनमें काम चलाना पड़ेगा। तो आप कंडीशन से वारंटी में कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं? जब आप कंडीशन वाले राइट्स को आप क्या कर देते हो? टाटा कर देते हो, वेव कर देते हो, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो हम 4 पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। 2 आपके पॉइंट्स हैं वो इसके रिगार्डिंग है कि आपने खुद ने वो चीज वेव कर दी है। 2 पॉइंट इसके रिगार्डिंग है कि आपके साथ कंपल्सन हो गया है कि आपको वेव करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट देखो, जो वेव वाले 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये तुम्हें थोड़े से सिमिलर लगेंगे, तो इनका डिफरेंस अच्छे से सुनना, ठीक है। वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन को उसने वेव कर दिया, ठीक है। अब पार्टी में फॉर इज ओन बेनिफिट वेव अ स्टिपुलेशन, चलो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप करो ना करो वेव, पर आपने कर दिया, ठीक है। इट शुड बी ए वॉलंटरी वेवर बाय बायर। जो बायर है वो बेसिकली क्या वेव कर रहा है? परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, जो कंडीशंस बताई गई थी उनकी परफॉर्मेंस को उसने वेव कर दिया। अगर आपने उसकी परफॉर्मेंस को ही वेव कर दिया तो बेसिकली आपने परफॉर्मेंस करने से ही मना कर दिया सामने वाले को कि कोई जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो क्या है, where the buyer elects to treat the breach of condition as one of the warranty। यहां पे ऑलरेडी ब्रीच की बात हो रही है, मतलब सामने वाले ने कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो आपने बोला कोई बात नहीं, मैं इसको कंडीशनल ब्रीच नहीं, इसको मैं वारंटी की ब्रीच में कन्वर्ट कर देता हूं, मैं वेव कर देता हूं, ठीक है। वेव करने का मतलब क्या होता है कि ठीक है, तूने काली गाड़ी की जगह लाल गाड़ी ला के दी है, कोई बात नहीं, मेरे को इशू नहीं है। मैंने काली बोला, तूने लाल ला दी, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपने क्या किया? आपने अपना राइट वेव कर दिया, आपने कंडीशनल राइट जो था वो वेव कर दिया। अब आप वारंटी पे आ जाओगे। हाँ, गाड़ी का इंजन खराब है, या गाड़ी के अंदर स्पीकर खराब है, या गाड़ी के अंदर जो ब्रेक्स हैं वो सही नहीं है, तो आप इन सब चीजों के अगेंस्ट क्या कर सकते हो? डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। पर अब आपने जो मेन कंडीशन थी वो वेव कर दी, तो आप उस एग्रीमेंट को हटा नहीं सकते, रेपुडिएट नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है ये चीज? आया समझ में? डिफरेंस समझ आया कैसे आप वेव करते हो वॉलंटरीली? एक में आपने बोल दिया कि आप ट्रीट करोगे कंडीशन को वारंटी की तरह, दूसरे में आपने बोल दिया कि अच्छा चलो ठीक है, ब्रीच हो गया है, अब एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको वारंटी में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। एक में आपने ब्रीच से पहले क्या करा? अपना राइट वेव कर दिया, दूसरे में आपने ब्रीच के बाद अपना राइट वेव कर दिया, ठीक है। ये चीज क्लियर है? दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझ आया? दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझ आया? कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो अब आपके ऊपर जब कंपल्शन होता है वेव करने का। कंपल्शन कहां होता है? 2 पॉइंट दिए हुए हैं उसके अंदर होता है, when the contract is non-severable and the buyer has accepted either the whole goods or part thereof। बेसिकली आपने जो आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है वो देखते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है कि चावल मांगे थे बासमती, ठीक है, उसको कर दिया सामने वाले ने मिक्स, और कोई और चावल के अंदर मिक्स करके आपको दे दिए। अब आपको तो बासमती चाहिए थे, ठीक है। बासमती मान लो 100 रुपए किलो आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और जो दूसरे वाला जो मिक्सचर था वो 50 रुपए किलो आ रहा है, तो बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर दिया, तो आप मैथ्स के अंदर आपने देखा होगा कि 75 रुपए का प्राइस बन जाएगा उसका पूरा, है ना। इस टाइप के मिक्सचर्स एंड कॉम्बिनेशन के आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। तो 100 और 50 को अगर आप मिक्स कर दोगे, 100 की वैल्यू की 1 किलो और दूसरा आपकी जो
50 वाला है, उसकी वैल्यू का आप 1 किलो अगर अमाउंट मिक्स कर दोगे किसकी, चावलों की, एक बासमती एक नॉर्मल चावल, उनको मिक्स कर दिया तो 2 किलो का आपका लॉट बनेगा और उसका प्राइस 75 होगा, है ना। तो 75 रुपए के वो हो गए। तो बेसिकली आपने सामने वाले को दिखाया कि भाई देख मेरे से तो गलती हो गई है, नॉन सेवरेबल चीज हो गई है। नॉन सेवरेबल चीज का मतलब जो आप सेपरेट नहीं कर सकते। सेवरेबल का मतलब क्या होता है, सेपरेट कर लेना। नॉन सेवरेबल का मतलब आप सेपरेट नहीं कर सकते। और नॉन सेवरेबल जब कोई चीज हो गई है और सामने वाला बोल रहा है कि चल कोई बात नहीं 75 में दे दे, तो सामने वाले ने क्या किया, उस चीज को एक्सेप्ट करते ही अपना राइट जो है वेव कर लिया। उसको बोलने की जरूरत नहीं, उसका राइट अपने आप वेव हो गया है। उसने बाय बाय नहीं बोला, राइट ने उसको बाय बाय बोल दिया। ठीक है, राइट खुद चला गया। क्यों? क्योंकि उसने नॉन सेवरेबल चीज को एक्सेप्ट कर लिया, पार्टली या फिर इन होल। ठीक है, पार्टली मतलब वो बोलता है कि यार 2 किलो चावल अब मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 1 किलो दे दे चलेगा काम मेरा। या चल ठीक है 2 किलो मांगे थे मैंने, तूने मिक्स करके दे दिया, कोई नहीं मैं 75 में ही दूंगा, 75 में वो चल जाएगा प्राइस, कोई बात नहीं मैं मिक्स करके बना लूंगा, मिक्स करके खिचड़ी बना के खा लूंगा इन चावलों की। ठीक है, क्लियर है ये चीज। बासमती चावल की खिचड़ी खाता है कोई? बोल रहा है मैं खा लूंगा। नहीं खाते हैं तो खाते हैं, खाने लोग खाते हैं, पर ठीक है हाँ, वो बोल रहा है मैं खा लूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको दिक्कत नहीं है। इस वजह से क्या हो गया, उसका राइट वेव हो गया, उसने नॉन सेवरेबल चीज को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, नॉन सेवरेबल चीज को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है, समझ आया ये पॉइंट? कंपलसरी कैसे हो गया उसके लिए वेव करना। ठीक है, कंपलसरी वेवर हो गया इस केस के अंदर। हाँ नेक्स्ट पॉइंट। अरे क्या बासमती डिस्कस करने लग गए, खिचड़ी खानी है सबको। नेक्स्ट पॉइंट सुन लो। Where the fulfillment of any condition or warranty is excused by law by reason of impossibility or otherwise। लॉ ने ही आपको एक्सक्यूज कर दिया है, लॉ ने ही बोल दिया है कि ये चीज क्या है, अब इम्पॉसिबल है, ये चीज नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो लॉ, तुमने बोला कि मेरे को गाड़ी चाहिए 2 लाख रुपए से कम की सेकंड हैंड गाड़ी, कौन सी चाहिए? जैसे मान लो आपको चाहिए बुलेरो चाहिए, कोई 2 लाख से कम की बुलेरो मिलेगी आपको लगता है? कितने कितने साल पुराना हो सकता है मॉडल वो? 2011-12 हो गया, तो बेसिकली आपका हो गया 10 साल से 15 साल पुरानी होगी मान लो। दिल्ली के अंदर क्या है गाड़ी बिक सकती है? क्यों नहीं बिक सकती? क्यों नहीं बिक सकती? मना कर दिया, क्या मना कर दिया? हाँ एक टाइम लिमिट दे दी है कि उससे पुरानी गाड़ी है, पेट्रोल में अलग लिमिट है, डीजल में अलग लिमिट है। नहीं 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 था, नहीं था। आर्मी वाले ने बोला, आर्मी वाले लॉ बनाते हैं क्या? तो नहीं चलवा, तो उसका मतलब लॉ थोड़ा चेंज हो गया। वो तो बोल रहा है ना कि गलत है ये चीज। चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ वो। मैं इवन ऑड लगा था, वो हट गया था। ठीक है, मेरे को लगा तेरे को वो याद आ रहा होगा, दिल्ली के अंदर इवन ऑड भी लगा था, वो हट गया था कि आज के दिन इवन गाड़ियां, इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी, आज के दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। ठीक है तो ये जब तुम छोटे थे तब होता था ये। ठीक है, वो चीज हट गई थी, कोविड से पहले की बातें हैं ये। ठीक है, तो गाइस अब ये गाड़ी दिल्ली के अंदर नहीं बिक सकती। तो अगर आप बोल रहे हो कि दिल्ली के अंदर ये गाड़ी बिकनी, आपको खरीदनी है, और इस गाड़ी के रिगार्डिंग जब एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद ये लॉ मान लो चेंज हुआ, तो वो क्या कर दिया, लॉ ने क्या बोल दिया कि ये चीज इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो थी पहले, गाड़ी तो बेच सकता था इंसान, बट अब लॉ ने बोल दिया कि ये गाड़ी चलानी ही इम्पॉसिबल है दिल्ली के अंदर, तो आप दिल्ली के अंदर नहीं चला सकते। तो आपको गाड़ी खरीदनी है तो कहीं और किसी और नंबर की लो, ये गाड़ियां तो हमारे यहाँ चलेंगी ही नहीं। ठीक है, तो किसी और स्टेट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सब चीजें आपको वहां करानी पड़ेगी, और दिल्ली में नहीं ला सकते आप वो गाड़ी। ठीक है, तो ये चीज जो है वो इम्पॉसिबल हो गई थी फुलफिल करनी, तो इस वजह से वो जो कंडीशन है वो लॉ ने वेव ऑफ करवा दी। अब उस कंडीशन के रिगार्डिंग आप स्यू नहीं कर सकते हो सामने वाले को। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करना चाह रहा था, उसको आपने करने नहीं दिया। किसने? लॉ ने करने नहीं दिया। ठीक है, क्लियर है? दोनों कंडीशन समझ आई? कंपल्सरी वाली दोनों समझ आई? आलिम समझ आ गई है दोनों? क्या है दूसरी कंडीशन बता? ये वाली वो वाली क्या होता है, नाम बता दोनों के। यहां लिखा हुआ है कंपलसरी है कि वॉलेंट्री है। ठीक है, हाँ अब बता, आप तेरी कंपलसरी वाले के दोनों पॉइंट बता दे बिना देखे। हाँ तो बता, वैसे बता बिना, अब तो मत देख बेशरम, अब तो मत देख
अच्छा बोलना नहीं आ रहा तेरे को वर्ड, पढ़ ले, बातों में लगा हुआ है। हाँ दूसरी बता दे। क्या? बस बता दिया, ये लिख के आना, कोई कैसे नंबर कटते हैं मैं बताऊंगा तुम्हें फिर। सुन लो बेशर्मो, फिर घर जाके तुम डाउट पूछते हो सेम ही चीजों में। क्लास में सुन लिया करो अच्छे से, फिर घर जाके रीड करने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ गाइस, उसके बाद देखो जो आपकी कंडीशन एंड वारंटी है वो एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड हो सकती है। आपको एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड का मीनिंग पता है क्या होता है? एक्सप्रेस का मीनिंग होता है जब आपने कह के, बोल के, लिख के बता दिया। ठीक है, क्या हो गया तीनों को? ओए पीछे बाबा, क्या हो गया? डाउट पूछ रहा है, लाइव क्लास में डाउट है तो पूछ। आ रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, रास्ते में है। दिखा रहा है, अच्छा पूछ लेना फिर। डाउट है तो पूछ ले। अच्छा डाउट का आंसर दिखा रहा था। देखो आज बच्चे कम है, आज खुली खुली जगह है, सबको अलग अलग बिठा दूंगा मैं, ठीक है? तो बातें मत करो, बातें कम करो, अगर ऐसे करो कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, अगर कुछ पूछ भी रहे हो तो, ठीक है? तो एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड, एक्सप्रेस का मतलब जब आपने एग्रीमेंट के अंदर लिख दिया एक्सप्लिसिटली, ठीक है? इंप्लाइड का मतलब कि आपने लिखा नहीं पर वो चीज समझ आ रही है, या फिर लॉ मान रहा है कि ये चीज समझ आ रही है। ठीक है, क्लियर है? देखो बेसिकली आपको मीनिंग समझ आया। एक्सप्रेस मतलब जो आपने एग्रीमेंट में लिख ही दिया। इंप्लाइड के अंदर दिक्कत आती है। इंप्लाइड के अंदर दिक्कत क्या आती है कि आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, उसके बेसिस पे कौन सी चीज हो सकती है, कौन सी चीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए आपके जो चैप्टर है उसके अंदर इंप्लाइड जो चीजें हैं उसके ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, इंप्लाइड चीजों के ऊपर फोकस करने की वजह से आपने इसका मतलब ये नहीं कि एक्सप्रेस चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंप्लाइड चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेस चीजें, जबकि एक्सप्रेस जो चीजें हैं वो इंप्लाइड चीजों को ओवरराइड कर सकती हैं। तो एक्सप्लिसिटली कोई चीज लिखी हुई है तो वो चीज तो आपको माननी ही माननी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज आपके चैप्टर के अंदर उसकी ग्रेविटी कम है उसका मतलब ये नहीं है वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंप्लाइडली वो चीजें आएंगी जो आपने नहीं लिखी बट लॉ मान रहा है, या फिर समझ आ रहा है पार्टीज को कि ये चीज सही है, माननी चाहिए बिना लिखे भी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब आपकी जो कंडीशन है, इंप्लाइड कंडीशन है, उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो थोड़े इलेबोरेट पॉइंट्स हैं, लंबे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको मेमोरी टेक्निक बता रहा हूं सिर्फ हेडिंग्स की, सिर्फ हेडिंग्स की। पहले मैं सिर्फ हेडिंग्स बताऊंगा, उसके बाद अपने एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका 3-4 पेज तक कवर हो रहा है तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिर्फ मेमोरी टेक्निक बताता हूं। आपकी जो मेमोरी टेक्निक है वो इसके अंदर क्या है? एमएसडी पता है सबको कौन है? एमएसडी नहीं, डी डी एमएसडी, एमएसडी, डी डी डी, डी फॉर डॉग। हाँ, तो जो आपका वर्ड है क्वालिटी एंड टाइटल्स, टाइटल्स का मतलब सब समझ रहे हो यहाँ पे क्या टाइटल्स का मतलब है ना? और इसके अंदर क्या टाइटल का मीनिंग दिया हुआ है, डिफरेंस है। इसके अंदर जो टाइटल दिया हुआ है ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपकी मेमोरी टेक्निक है। इसके अंदर ये जो आपका एस है, पहली बात तो देखो एमएसडी की क्वालिटी, क्वालिटी किस चीज की? उसकी स्किल्स की। ठीक है, उसकी कैप्टनसी की क्वालिटी की वजह से बहुत सारे अवार्ड्स जो है उसने जीते। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी ने उसकी हेल्प करी अवार्ड जीतने में। ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या मेमोरी टेक्निक है। अवार्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे उसने जो ट्रॉफीज जीती हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आपकी पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल। तो मैं आपके पहले यहाँ पे बता देता हूं क्या क्या चीजें हैं। कंडीशन किसकी? टाइटल की। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद में क्या है? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सैंपल बाय, सेल बाय सैंपल। उसके बाद क्या है आपका? सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेल में क्या आ गया? सैंपल प्लस
डिस्क्रिप्शन। हाँ, उसके बाद क्या है, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। किसके रिगार्डिंग है ये, क्वालिटी के रिगार्डिंग है। ये आपका कौन सा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, क्वालिटी और फिटनेस। ठीक है, देन कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। कंडीशन किसकी, मर्चेंटेबिलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, एंड आपका लास्ट पॉइंट कंडीशन एज टू होलसमनेस। ठीक है, एक बार ये समझ आ गया, मेमोरी टेक्निक देख लो, मेमोरी टेक्निक के पॉइंट समझ आ गए। ठीक है, अब अपने एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। हाँ, लिख लो लिख लो। हाँ, रिज्यूम बाय लॉ मतलब जो इंप्लाइड है वो कौन बता रहा है कि इंप्लाइडली आपकी मतलब इंक्लूड हो रही है, वो लॉ बता रहा है। आप अपनी मर्जी से थोड़ा सोच लोगे, आपके इंटरप्रिटेशन की कोई वैल्यू नहीं है, लॉ के इंटरप्रिटेशन की वैल्यू है ना। अगर आपको सेम चीज समझ आ रही है तो कोई बात नहीं, सही है, बढ़िया बात है, बट लॉ बता रहे तभी आपको पता लगना है कि ये चीज वैलिड है। ठीक है, हाँ, कुछ नहीं भाई, तो लेट आ सकता है, मैं तो देख नहीं सकता है। अच्छा, घड़ी गुड़ी बांधनी शुरू कर दे फिर। हाँ, लिख लिया सबने, स्टार्ट करें। तो पहला पॉइंट है आपका कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल के रिगार्डिंग कंडीशन, क्या कंडीशन दी हुई है कि जो सेलर है ये एज्यूम किया जाएगा कि सेलर के पास टाइटल है उस गुड का, एज इन उसको सेल करने का राइट है। ये चीज आप लिख के नहीं दे रहे हो, ये चीज एज्यूम कर ली जाएगी कि जो इंसान कोई चीज बेच रहा है उसके पास उस चीज का टाइटल है कि नहीं है। तो इसलिए क्या पॉइंट दिया हुआ है, इन केस ऑफ अ सेल ही हैज अ राइट टू सेल द गुड्स। राइट टू सेल द गुड उसके पास होगा तभी वो बेच पा रहा है, ये आप एज्यूम करके चलोगे, ये इंप्लाइडली आपको समझ आएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इन द केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल he will have right to sell the goods at the time when the property is to pass। मतलब कि अगर फ्यूचर के कोई गुड्स की बात कर रहे हो तब उसके पास उसको ट्रांसफर करने का, उसको सेल करने का, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करने का राइट आ जाएगा उसके पास में। ठीक है, तो एक आप प्रेजेंट गुड की बात कर रहे हो, एक फ्यूचर, और कौन से गुड की बात कर रहे हो, कंटिजेंट गुड्स की बात कर रहे हो। ठीक है, तो इन तीनों के रिगार्डिंग आपने टाइटल को कवर कर लिया। टाइटल समझ आया क्या होता है, टाइटल मतलब ओनरशिप। ओनरशिप आप ट्रांसफर कर सकते हो जब आप सेल कर रहे हो कोई चीज, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि आपके पास वो सेल करने का राइट है, अगर वो लिखा नहीं हुआ तो भी। ठीक है, वो लिखा नहीं हुआ तो भी ये चीज एज्यूम कर ली जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट इसके अंदर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जब देखो मैंने सामने वाले को बोला कि भाई मेरे को नॉलेज नहीं है गाड़ियों वाड़ियों की, मेरे को गाड़ी चाहिए जो टूर एंड ट्रेवल के हिसाब से बढ़िया चले। ठीक है, टूर एंड ट्रेवल के हिसाब से मतलब कि लंबी चलनी चाहिए गाड़ी। ठीक है, अब सामने वाले ने जो गाड़ी मेरे को लाके दी वो गाड़ी तो सही कंडीशन में थी, बट वो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं कर रही थी, वो टूर एंड ट्रेवल के लायक गाड़ी नहीं थी, उसमें ज्यादा लोग बिठा के चला नहीं सकते थे। टूर एंड ट्रेवल का मतलब ये थोड़ा कि मेरे को अकेले को घूमना है, टूर एंड ट्रेवल का मतलब मेरे को लोगों के लिए चलना है, बिजनेस की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन दिया था गुड्स का और सामने वाले पे आपने रिलाय किया था उस चीज के लिए, अगर उसने वो चीज नहीं लाके दी आपको तो ये एज्यूम किया जाएगा कि सामने वाला है वो फॉल्ट में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एजम्पशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे अथॉरिटी सामने वाले की आ जाएगी कि उसको वो चीज लाके देनी है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन बता दिया है तो आप ये मान के चलोगे कि डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब समझ आया, डिस्क्रिप्शन का क्या मीनिंग है यहाँ पे। अगर मान लो आप सामने वाले के जजमेंट के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे हो, आप खुद से ही चेक कर रहे हो चीजें, तो भी आपने जो डिस्क्रिप्शन दी थी, मतलब बांसमती की जगह आपने टुकड़ी राइस दे दिए, तो भी किसकी दिक्कत है, सामने वाले की दिक्कत है। इंप्लाइडली वो चीज समझ आ जानी चाहिए सामने वाले को। ठीक है, मैंने सामने वाले को बोला है कि आपको कोई चीज, आपको जो घोड़ा है वो मेरे को लाके देना है, और मैंने उसको डिस्क्रिप्शन नहीं बताया कि मेरे को इसको पोलो खिलवाना है,
ठीक है, बस ये घोड़ा फिट किसके लिए था, किसके रिगार्डिंग था, ये घोड़ा फिट था कि इसके ऊपर घोड़ा गाड़ी बना के सामान डोलो इसके ऊपर, ठीक है, तो उस चीज के लिए फिट था, पर मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया सामने वाले को, तो सामने वाला बाउंड नहीं है उस चीज से। मैंने डिस्क्रिप्शन जब दिया कि मेरे को ऐसा घोड़ा चाहिए जो कि पोलो जब खेलें तो उसके अंदर कोई दिक्कत ना करे, उसको आदत हो या फिर उसको ट्रेनिंग मिली हुई हो ऐसी, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपने अगर उसको घोड़ा गाड़ी वाला आपने घोड़ा दे दिया और पोलो वाला नहीं दिया तो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा ना प्रोडक्ट आपका, क्योंकि घोड़े की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो हर चीज की नॉलेज नहीं हो सकती है आपको, है ना, तो आप सामने वाले की नॉलेज के ऊपर क्या करते हो, रिलाय करते हो, ठीक है, इस केस के अंदर क्लियर है ये चीज, समझ आई, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स जो है वो मैच करनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका सेल बाय सैंपल, डिस्क्रिप्शन समझ आती है सबको क्या होती है, गुड्स के रिगार्ड जो गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, गुड्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपने, डिस्क्रिप्शन बोलेंगे, क्लियर है ये चीज। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है आपका, सेल बाय सैंपल, आपने कोई सैंपल दिखाया, ठीक है, सामने वाले को सेल करने से पहले सामने वाले को सैंपल पसंद आया और सैंपल के बेसिस पे उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने एक कपड़े का सैंपल दिखाया कि देखो ये टी शर्ट है, ये क्वालिटी है, ये कपड़ा है, ऐसा प्रिंट आएगा, ठीक है, तो आपको वो चीज पसंद आई और आपने 100 चीजों का ऑर्डर दे दिया, 100 चीजों का ऑर्डर दे दिया। अब वो जो सैंपल आपने दे दिया, मतलब सामने मेरे को तो ये लग रहा है ना कि सैंपल के हिसाब से चीजें आएंगी मेरे पास, अगर वो जो डिस्क्रिप्शन था बेसिकली सैंपल के हिसाब से सामने वाले को पता लग गया, अब वो जो सैंपल था उसके बेसिस पे अगर कोई चीज नहीं आएगी तो मतलब गलती किसकी है, गलती सेलर की है, तो वहां पे इंप्लाइडली मान लिया जाएगा गलती किसकी है, सेलर की है, क्योंकि उसने जो सैंपल दिया था उस सैंपल के अकॉर्डिंग चीजें नहीं आई, ठीक है, तो ये पता कैसे लगेगा, जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगे, गुड्स डिलीवर होने के बाद में जो पर्सन है वो चेक करेगा कि सैंपल के अकॉर्डिंग चीजें आई है कि नहीं आई, तो सैंपल के हिसाब से चीजें आई हैं कि नहीं आई ये चेक करने का सामने वाले को रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता, अनटिल अनलेस आपने एग्रीमेंट में लिखी हुई ये चीज, ठीक है, तो सामने वाले सैंपल के बेसिस पे कोई गुड लिए हैं, सैंपल के साथ अगर वो गुड्स मैच नहीं कर रहे हैं तो मतलब दिक्कत है, ठीक है, और उसकी भरपाई कौन करेगा, सेलर करेगा। अब नेक्स्ट केस के अंदर क्या दिया हुआ है आपका जो सैंपल है वो डिस्क्रिप्शन दोनों ही मैच होनी चाहिए, जिस केस के अंदर आपने डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सामने वाले ने सैंपल दिखा दिया कि आप जाओगे किसी दुकान पे आप बोलोगे ये रंग का कपड़ा चाहिए, इस क्वालिटी का कपड़ा चाहिए या फिर ऐसा प्रिंट चाहिए, तो उसके हिसाब से वो सैंपल दिखा देगा। इस बार डिस्क्रिप्शन आपने बताया, सामने वाले ने सैंपल दिखाया, उस केस के अंदर भी सेम ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा, डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों जो है उसके अकॉर्डिंग कपड़ा आपको मिलना चाहिए, ठीक है, तो सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन के बीच में डिफरेंस समझ आ गया क्या होता है, पहले तो सैंपल और डिस्क्रिप्शन के बीच में डिफरेंस पता है सबको, समझ आ गया। अब उन दोनों को साथ में अगर ट्रीट करेंगे तो दोनों चीजों की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये भी चीज समझ आ गई, ये पॉइंट मतलब आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, क्वालिटी एंड फिटनेस का जो क्राइटेरिया है ना वो थोड़ा सा ना टिपिकल है, क्यों, क्योंकि देखो आपको अगर कोई चीज सेल की जा रही है तो मतलब उसकी क्वालिटी क्या है आपको चेक करनी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एज एन अगर मान लो आप कोई दवाई लेने जा रहे हो, दवाई लेने जा रहे हो तो आपको मेडिकल नॉलेज नहीं है, मेडिकल नॉलेज नहीं है तो आप किसकी नॉलेज पे रिलाय कर रहे हो, आप सामने वाले की नॉलेज पे रिलाय कर रहे हो, है ना, सामने वाले की नॉलेज पे रिलाय करने की वजह से आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को ये बोल रहे हो कि भाई मेरे को पता नहीं है, मेरे को ये दवाई ये इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए बोला था, तू दे दे, ये दवाई अगर काम करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो तेरा गला पकड़ूंगा मैं, यही होता है मेडिकल स्टोर पे, आप तो दवाई लेने जा रहे हो, ठीक है, आपको जिस चीज की नॉलेज है, नॉर्मली जिस चीज की नॉलेज सभी को होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको कौन से कपड़े पहनने पसंद है दुकानदार कैसे बता देगा, आपको ही पता है ना आपको किस टाइप की क्वालिटी पसंद है, आपको सैटिन पहनना पसंद है तो आप सैटिन पहनोगे, कॉटन पहनना पसंद है तो कॉटन पहनोगे, तो आप वो चीज चेक कर सकते हो, तो जहां पे आप चेक कर सकते हो, जहां पे आपकी कैपेबिलिटी है चेक करने की, उस केस के अंदर अगर आपकी क्वालिटी और फिटनेस की बात की जा रही है तो उसके अंदर आपका जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आपने कोई क्वालिटी मांगी थी सामने वाले ने वो क्वालिटी दे दी है और आपको लग रहा है कि हाँ ये सेम ही क्वालिटी है, उसके बाद में जाके आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्वालिटी वो नहीं है, ठीक है, आपको उसने से कोई आपके पर्पस के लिए कोई चीज दिखाई, आपके पर्पस के लिए कोई चीज दिखाने के बाद में उसने बोला कि हाँ ठीक है ये चीज फिट है आपके पर्पस के लिए, और आपका जो पर्पस था वो आपको उसके अकॉर्डिंग फिट अब बाद में नहीं लग रहा, सामान घर पे लाने के बाद में, तो वो चीज सही नहीं है, उसके अंदर सेलर की गलती नहीं है, ठीक है, बट अगर वो चीज सही में फिट नहीं थी, अगर वो चीज सही में फिट नहीं थी, कहने का मतलब क्या है कि मान लो घोड़ा मैंने बोला था, वो तेरे को कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है,
करो मत करो यार सब हरकतें। हाँ सुनो गाइस, सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी वाला, क्योंकि आप इसके बाद अरे अब बस कर। हाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, चलो अब बुक के साथ पढ़ेंगे अपने, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो गाइस, ordinarily there is no implied condition as to the quality or fitness of the goods sold for any particular purpose। कोई implied condition नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपको ये माना जाता है कि आपको पता है क्वालिटी आपको चेक करनी आ रही है, ठीक है, आपको पता है कि आपके पर्पस के लिए वो गुड फिट है कि नहीं है। ये एज्यूम कर लिया जाता है कि आपको इतनी नॉलेज है, आपको ये चीज पता है, ठीक है। However, the condition as to the reasonable fitness of the goods of a particular purpose may be implied if the buyer had made known to the seller the purpose of his purchase and relied upon the skill and judgment of the seller to select the best good, and the seller has ordinarily been dealing with those goods। कहने का मतलब, आपको नॉर्मली ये इंप्लाइड कंडीशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? किस चीज की इंप्लाइड कंडीशन? आपकी क्वालिटी की एंड फिटनेस की। क्यों? क्योंकि एज्यूम किया जाएगा कि आपको वो चीजें पता है। बट जहां पे जैसे मेडिकल स्टोर वाला एग्जांपल था ना, जहां पे आपको नॉलेज नहीं हो सकती, आपको पता नहीं है जो चीज, आपने क्या किया, सामने वाले को आपने पर्पस बताया, उसको आपने बताया कि किस चीज के लिए आपको गुड्स चाहिए, ठीक है, आपने सामने वाले की नॉलेज के ऊपर रिलाय किया, ठीक है। सामने वाले की नॉलेज के ऊपर रिलाय करने का मतलब है कि आपने सारी चीजें उसके ऊपर छोड़ दी, कि मैंने तेरे को पर्पस बता दिया, अब उस पर्पस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट चीज मेरे लिए होनी चाहिए वो मेरे को लाके दे दे, ठीक है। तीसरी कंडीशन, जो सामने वाला पर्सन है, जो आपने डिस्क्रिप्शन बताई या बेसिकली आपने पर्पस बताया, उस चीज के रिगार्डिंग जो गुड है वो उसी में डील करना चाहिए, ठीक है। मैं किराना स्टोर पे जाके ये नहीं बोलूंगा कि मेडिकल स्टोर से दवाई ला दो, गलती आपकी होगी अगर सही नहीं आई तो, ये नहीं बोल सकता ना मैं। गलती किसकी होनी चाहिए? मेडिकल स्टोर वाली गलती होनी चाहिए, तो मेडिकल स्टोर वाले को ही मैं वो चीज बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो उन गुड्स पे डील कर रहा है, उसको नॉलेज है, ये मान लिया जाएगा कि उसको नॉलेज है, ये मान लिया जाएगा कि उसको समझ आ रहा है कि इसको क्या चाहिए सामने वाले को, और ये मान लिया जाएगा कि अपने बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग वो गुड्स निकाल के ये दे सकता है सामने वाले को। उसके अंदर अगर क्वालिटी की दिक्कत आ रही है और पर्पस को वो फिट नहीं कर रहा, इस चीज की दिक्कत आ रही है, तभी एज्यूम किया जाएगा कि आपकी गलती है, आपकी एज ए सेलर गलती है, ठीक है। तो ये आपकी इंप्लाइड कंडीशन किस केस के अंदर लगेगी? तीन चीजें फुलफिल होनी चाहिए। सामने वाले के जजमेंट पे आप रिलाय कर रहे हो, आपने खुद का दिमाग नहीं लगाया है, ठीक है। सामने वाला जो है उसको आपने डिस्क्रिप्शन बता दी है, आपने उसको पर्पस बता दिया है, सामने वाला जो है उसके जजमेंट पे आप अब रिलाय कर रहे हो। लास्ट चीज कि सामने वाला जो है वो उन्हीं गुड्स के अंदर डील कर रहा है, ठीक है। ये तीन कंडीशन है, तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्लियर है ये चीज? आया समझ में? चारू समझ आया? अब थोड़ा थोड़ा। आप किराने की दुकान पे बैठ रहे हो, आपसे कोई आके बोले ये दवाई दे दो, अगर ये दवाई मेरे घर वालों को सूट नहीं की, मेरे घर वालों को क्या है, मान लो बॉडी पेन हो रहा है, ठीक है, घर वालों को हेडेक भी हो रहा है, घर वालों को टूथेक भी हो रहा है, ठीक है, घुटनों में भी दर्द है, आपने ये बोल दिया जाके तो दवाई दे दो किराने वाले को, किराने वाला बोलेगा अरे मेरे पास क्या करने आया है, मैं हल्दी वाला दूध दे दूंगा तेरे को दवाई नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो एक काम कर, वो सामने मेडिकल स्टोर है वहां जा, वहां जाके कर। अगर उसने वो ये चीज इसको बोली होती कि हाँ भाई ये दवाई दे दे, अब इसको पता है कि हाँ ठीक है कोई पेन किलर दे देंगे तो क्या तक काम चल जाए, अब इसने पेन किलर दे दी थी, अगर किराने वाले स्टोर ने कहीं से लाके पेन किलर दे दी इसको, तो किराने वाले की गलती नहीं है अगर वो पेन किलर काम नहीं की तो। क्यों? रीजन बीइंग कि किराने वाले की वो एक्सपर्टीज नहीं है, आपने उसको पर्पस बताया, आपने उसके ऊपर रिलाय किया, पर उसके पास क्या है, एक्सपर्टीज नहीं है इस चीज की, वो ये गुड बेचता ही नहीं है, वो तो कहीं और से लाके दे रहा है आपको, ठीक है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर इंप्लाइड कंडीशन के अंदर वो नहीं आएगा, ठीक है, कहीं और आ रहा हो बट इंप्लाइड कंडीशन के अंदर वो नहीं आएगा। अगर आपने ये सेम चीज मेडिकल स्टोर पे जाके बोली होती कि हाथों में, पैरों में, घुटनों में, सर में, दांत में, हर जगह दर्द है भाई, ठीक है, दवाई दे दो, अब आपने सामने वाले पे रिलाय किया, सामने वाला उन्हीं गुड्स के अंदर डील कर रहा है, अब क्या चाहिए? हाँ अब रहने दे, वहां पे रहेगा वो, क्लास के बाद लेना तू, ठीक है। हाँ तो समझ आया ये पॉइंट, तीनों पॉइंट समझ आए? आपने डिस्क्रिप्शन बताई, आपने सामने वाले पे रिलाय किया, आपने सामने वाले की जजमेंट के बेसिस पे गुड खरीदा, एंड वो सेम पर्सन जो है वो उन्हीं गुड्स के अंदर डील कर रहा है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? समझ आया ये? कोई डाउट है किसी को? अब क्लियर है? वापस समझाऊं? हाँ
उनमें डील कर रहा है, डील करना चाहिए बस। मैन्युफैक्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा उससे फर्क नहीं पड़ता। वही रिस्पॉन्सिबल है सेल्स ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग। अगर दवाई में कोई दिक्कत थी, आप देखो, अब इस चीज के लिए गाइस गाइस एक बात सुनो, यहाँ पे आपका आपके बहुत सारे लॉज अप्लाई होते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है एक्ट, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड लग रहा है, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लग रहा है ना। तो आप अलग अलग एक्ट्स के अंदर अलग अलग लोगों को लायबल कर सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आप मैन्युफैक्चर को भी पकड़ सकते हो, बट सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर आप मैन्युफैक्चर को नहीं पकड़ोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंप्लाइड कंडीशन की बात किसके रिगार्डिंग की गई है? सेलर के रिगार्डिंग की गई है। सेलर कौन है? जिसने आपको डायरेक्टली गुड बेचा है। वो मैन्युफैक्चर है कि नहीं है उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंट कौन होता है? गुड्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, डील कर रहा है, ठीक है। अब देखो, आपने जो गुड्स हैं वो मर्चेंटेबल है कि नहीं है, उनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब क्या होता है? आपके नीचे दिया हुआ है प्रोवाइडेड वाले पैराग्राफ के बाद में, ठीक है, जो लास्ट पैराग्राफ है मेरी बुक के अंदर, उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब क्या दिया हुआ है? इट कनोट्स गुड्स ऑफ सच अ क्वालिटी एज इन सच अ कंडीशन अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस would accept them as good of the description. It does not imply any legal right or legal title to sell. मर्चेंटेबिलिटी के अंदर देखो क्या होता है कि आपको मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब क्या है कि ये गुड सेल करने के हिसाब से सही है कि नहीं है, बस ये देखा जाएगा। सेल करने के हिसाब से सही है कि नहीं, वो कैसे पता लगेगा? कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन को अगर वो चीज लग रही है कि ये चीज सेल की जा सकती है, तो मान लिया जाएगा कि ये मर्चेंटेबल क्वालिटी के गुड्स हैं, ठीक है। मर्चेंटेबल क्वालिटी की बात हो रही है, क्वालिटी की बात नहीं हो रही, ये चीज ध्यान रखना। तो मर्चेंटेबल क्वालिटी के रिगार्डिंग दो रिक्वायरमेंट दी गई है, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट दी गई है? गुड शुड बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन। आपने जो डिस्क्रिप्शन दी है उसके अकॉर्डिंग गुड्स बाय किए गए हैं, सामने वाले ने डिस्क्रिप्शन आपने बताई है, उसके अकॉर्डिंग आपने गुड्स सामने वाले ने गुड्स आपको बेच दी है। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ? तो सेलर शुड बी अ डीलर इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? आपने सामने वाले मेडिकल स्टोर से जो गुड्स मांगे, आपने डिस्क्रिप्शन बताई, उसने क्या है सामने से आपको दवाई लाके दे दी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, दवाई वाला अगर आपको पत्ते से एक गोली निकाल के हाथ में पकड़ा के दे दे, तो मर्चेंटेबल क्वालिटी है क्या उस गुड्स की? नहीं है ना। आपने दवाई मांगी थी, उसने दवाई दिया आपको, एग्रीमेंट आपको फुलफिल हो रहा है, पर क्या है? मर्चेंटेबल क्वालिटी है। तो मर्चेंटेबल क्वालिटी के एजम्पशन यहां पे आ जाएगी कि आपको उस कंडीशन में गुड्स देने हैं जिस कंडीशन में एक नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन उसको एक्सेप्ट करने को रेडी होगा, ठीक है। आपने दिए तो दवाई है, वो पत्ता थोड़ा ना खाएगा, दवाई गोली खाएगा सामने वाला इंसान। पर कोई इंसान हाथ में देता है क्या दवाई? जो आपकी जो ट्रेड प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग हाथ में दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता। आप क्या करते हो? आपका जो जैसे पत्ता होता है या फिर पूरा पैक होता है वो आप देते हो सामने वाले को, या काट के जितनी गोलियां चाहिए उतनी गोलियां आप दे देते हो सामने वाले को। कप सिरप कोई मांगने आया तो ये ढक्कन खोला पिला दिया, ऐसा थोड़ा करते हैं। आप कप सिरप का पैकेट देते हो ना सामने वाले को, पूरी डब्बी देते हो ना सामने वाले को, यहाँ अगली बार आ जाना फिर एक और बार पिला दूंगा, ऐसा थोड़ा करते हैं। ये मर्चेंटेबल क्वालिटी नहीं है, ये मर्चेंटेबल क्वालिटी नहीं है। कहने का मतलब क्या है? नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन इस एक्टिविटी को, इस डिस्क्रिप्शन के गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब आपने बताया कि आपको कफ सिरप चाहिए, सामने वाले ने कफ सिरप ही तो दिया है आपको, बस सीधा आपके ढक्कन से मुंह में डाल दिया कफ सिरप, ठीक है। तो उसने काम तो पूरा कर दिया। अगर आपने कोई लिखा नहीं थी कोई चीज, आपने कुछ एग्री नहीं किया था, बट एज्यूम किया जाएगा कि मर्चेंटेबल क्वालिटी यहाँ पे नहीं है। मर्चेंटेबल क्वालिटी होने का मतलब कि नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन जिस तरीके से उसको एक्सेप्ट कर सकता है उस तरीके से ही वो चीज बेची जाए, ठीक है। हाँ, क्या क्या बायर ने? नहीं मिल रहा है, ठीक है, घर पे जाके एग्जामिन करके बाद पता लग रहा है। देखो गाइस, अगर मेरे को कोई सामान खरीदने जाना है, तो मैं अगर मान लू तुम में से कोई 18 साल का हो गया है, ठीक है, और 18 साल का को मैं साथ में लेके जा रहा हूं, तो पहली बात तो वो इंसान जो है वो उसकी प्रूडेंसी के ऊपर शक नहीं किया जा सकता अपेरेंटली, सीधा देख के, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि वो इंसान, अब चाहे तुम कितने भी बेवकूफ हो, ठीक है, पर आपको क्या बेसिकली क्या माना जाएगा कि आप प्रूडेंट पर्सन हो। प्रूडेंट पर्सन मतलब क्या होता है कि जो चार लोग बोल रहे हैं वो सेम ही बात बोल रहा है, कुछ गलत नहीं बोल रहा उसके अंदर, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन के पर्सपेक्टिव से समझ आ रही है। अब मान लो आप किसी चार लोगों को रैंडमली पकड़ लो रास्ते के अंदर, उनको दिखाओ कि ये दवाई सरदर्द में लेनी चाहिए क्या, ठीक है। अब उन चारों को जरूरी थोड़ा ना पता हो
कि सर दर्द में लेनी चाहिए? वो सॉल्ट पढ़ के बता सकते हैं क्या? सब नहीं बता सकते, ठीक है, चारों नहीं बता सकते। तो प्रूडेंट पर्सन क्या काम नहीं कर सकता? डिस्क्रिप्शन जो आपने बताई है, क्या पता उसकी एक्सपर्टीज ना हो तो बता नहीं सकता, पर क्या आप उसको हाथ में गोली पकड़ा दो, क्या आप उससे पूछो कि ये अपने घर वालों को खिला देगा क्या सर दर्द के केस में? तो बोलेगा कि भाई मेरे को क्या पता क्या है ये, मेरे को क्या पता क्या है। उसको पता, उसको कम से कम पता तो पता हो कि किसी को दिखा सके, किसी से पूछ सके। अगर मान लो आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है, मान लो आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, गुड्स आपने अपने पास रख लिए, उस टाइम पे आपको क्वालिटी सही लग रही थी, नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन को जो क्वालिटी समझ आती है उस क्वालिटी के वो गुड्स थे, और आपने घर चले गए, वो पत्ता लेके घर चले गए, ठीक है। घर जाने के बाद में आपको आपके पापा को देनी थी दवाई, तो पापा को देने की जगह पे आपने क्या किया, आपने मम्मी को पकड़ा दी कि पापा को दे देना, ठीक है। मम्मी ने सीधी गोली निकाल के दे दी तो पापा ले लेंगे। अगर आपने पापा को जाके वो पत्ता दिखा दिया, पापा बोलेंगे अरे ये वाली थोड़ा ना लानी थी, ये वाली तो मैं खाता ही नहीं हूँ, इसका तो असर ही नहीं होता मेरे, ठीक है, दूसरी वाली ला, हाई डोज लेके आ, है ना। तो अब आप क्या करोगे, आप वापस जाओगे मर्चेंट के पास में, आप उसको जाके बोलोगे कि भाई ये वापस कर ले, वो बोलेगा क्यों? कहते नहीं ये तो सरदर्द की नहीं है, बोला नहीं सरदर्द की है, बोला नहीं नहीं मेरे पापा को हाई डोज चाहिए, कहते अरे वो तो पहले बताना था ना, फिर अब ये तो मैं वापस नहीं ले रहा। अब सामने वाला बाउंड नहीं है वापस लेने को, ठीक है। तो आपने एक बार उसकी क्वालिटी के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका वो वैलिड सेल मान लिया जाएगा। वहां पे कोई इंप्लाइड कंडीशन मर्चेंटेबल क्वालिटी के रिगार्डिंग नहीं अप्लाई हो रही है, ठीक है। मर्चेंटेबल क्वालिटी के रिगार्डिंग अप्लाई तब होगी जब सामने वाले ने ऐसी ऐसी कंडीशन में गुड्स दिए जो नॉर्मली कोई एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ क्या वापस कौन सा पॉइंट? ये प्रोवाइडेड वाली लाइन पढ़, प्रोवाइडेड वाली लाइन पढ़, पढ़ के सुना सबको, सबको पढ़ के सुना। हाँ प्रोवाइडेड वाली, सेकंड लास्ट पैरा। क्या समझ आ रहा है इससे? कुछ तो समझ आया होगा। एग्जामिन किया उसने गुड, एग्जामिन करके एक्सेप्ट कर लिए, एग्जामिनेशन के टाइम पे कोई दिक्कत हुई थी गुड्स के अंदर? इतना समझ आ रहा है? तो अगर आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आई थी और घर पे ले गए और वहां जाके आपको दिक्कत आ गई क्योंकि आपके पापा ने बोल दिया कि दवाई ये वाली तो मैं लूंगा ही नहीं, हाई डोज चाहिए, तो उसमें दुकान वाले की क्या गलती? आपने डिस्क्रिप्शन बताई थी, उसने उसके हिसाब से दी थी ना चीजें, है ना। अगर मान लो उसने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं दी होती या फिर मर्चेंटेबल क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं दी होती तो दिक्कत थी, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग आपने एग्रीमेंट किया नहीं किया, वो एम्प्लाइडली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि आपको मर्चेंटेबल क्वालिटी के सेम डिस्क्रिप्शन के गुड्स देने हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे समझ में? आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कंडीशन एज टू द होलसमनेस। कंडीशन एज टू द होलसमनेस का मतलब क्या होता है कि आपकी हर चीज जो है आप गुड के बारे में नहीं पता कर सकते, आप कितना भी चेक कर लो आप गुड के बारे में पता नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई चीज इतनी खराब है, होलसम का मतलब पहले तो देखो क्या होता है। अगर आप मान लो एक दुकान पे जा रहे हो और दुकान में जाके कोई, मान लो कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो और वहां पे खाना खा रहे हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? होलसमनेस का मतलब देखो उससे समझ आएगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि खाना बासी ना हो, खाना वेल कुक्ड हो, कच्चा ना हो, ठीक है। खाने की डिस्क्रिप्शन आपने जो बताई है उसके अकॉर्डिंग फिट हो, ठीक है। अगर आपने वेज फूड मांगा है तो नॉनवेज ना हो, ठीक है। अगर आपने नॉनवेज मांगा है तो वेज ना हो, ठीक है। आपकी ये जो ये होती है ना एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन है होलसमनेस के रिगार्डिंग। अगर मान लो आपने शेक मांगा सामने वाले से, सामने वाले ने दूध का शेक बनाया, बस फटा हुआ था दूध, बस फटा हुआ था, ठीक है, शेक बना दिया, वो आधा तो पनीर बन गया होगा शेक बनने की जगह पे, है घुमाया इतना वो पनीर ही बन गया उसका, अब वो पी रहे हो आप, तो आप बोलोगे कि ये शेक काम का है क्या, ये होलसम है क्या? सामने वाले ने दूध ही लिया था, बस फटा हुआ था, ठीक है। तो आपकी होलसमनेस आपकी क्वालिटी से भी देखी जा सकती है, आपके पर्पस से भी देखी जा सकती है, आपका जो यूजेज है उससे भी देखी जा सकती है, ठीक है। तो आप होलसमनेस का मतलब यह है कि आप सारे के सारे क्राइटेरियाज को एक साथ लेके देखोगे गुड आपके लिए सही है कि नहीं है। अगर मैं कोई दूध लेके आ रहा हूं, कहीं से दूध लेके आ रहा हूं, तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, मिलावट वाला नहीं होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है। क्या चाह रहा है? उधर मारकर यहां गया क्या? अब क्या? हाँ तो गाइस, आपकी जो होलसमनेस होती है गुड की, वो आपके जो फैक्ट्स है उसके बेसिस पे आप जज करोगे, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं बकरी लेके आ रहा हूं खरीद के, अब जो बकरी है, बकरी जो है वो, जिसका जो दूध है वो दूध देती नहीं है बकरी, क्यों नहीं देती है? क्योंकि उससे कोई बीमारी है,
अगर मेरा पर्पस था कि मेरे को बकरी को काट के खाना है, पका के खाना है, तो वो पर्पस जो है वो फुलफिल हो गया। दूध दे रही है मेरे से फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे को अगर उस बकरी का दूध चाहिए था क्योंकि मेरे को दूध बेचना था। अगर वो बीमार है, बकरी वो दूध दे ही नहीं सकती है, तो इस चक्कर में क्या होगा, इस चक्कर में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन है वो होलसम नहीं है, उसका गुड जो गुड मैं लेके आया हूं वो होलसम गुड नहीं है। क्यों 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 नहीं है? क्योंकि मेरा पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा। ठीक है, अब उसके कोई बीमारी थी, ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उसको खाने से भी मैं बीमार हो जाऊंगा, तो वो क्या है, फिर से होलसम नहीं है, फिर से वो होलसम नहीं है। ठीक है, तो होलसमनेस समझ आ रहा है आपको क्या होता है, क्या होता है होलसमनेस? तो होलसमनेस के रिगार्डिंग भी आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी होती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये चीज? होलसमनेस किस चीज के रिगार्डिंग होगी? जो देख के समझ के आपको चीज पता नहीं लग रही, पर सामने वाले की ड्यूटी भी बनती है वो आपको बताना। ठीक है, सामने वाले को अगर आपने पूछ लिया कि खाना बासी तो नहीं है, वो बोलेगा नहीं अभी फ्रेश बनाया, 4 दिन पुराना हो, यही बोलेगा ना वो। अब वो पुराना खाना था, बासी था, आप बीमार हो गए, तो गलती सामने वाले की है। ठीक है, होलसम नहीं था वो फूड। क्लियर है ये चीज? आया समझ में? ये क्या थी, इंप्लाइड कंडीशंस थी। कंडीशन आपको सबको पता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, एग्रीमेंट का, जिसके बिना वो अगर वो चीज फुलफिल नहीं हुई तो आपको एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ सकता है, या फिर आपके पास राइट होता है एग्रीमेंट कैंसिल करने का। ठीक है, डैमेजेस तो आप ले ही सकते हो, पर एग्रीमेंट कैंसिल भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि इंप्लाइड कंडीशंस किसके रिगार्डिंग, सॉरी इंप्लाइड वारंटीज देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे। इंप्लाइड वारंटीज, इंप्लाइड वारंटीज का वारंटी का मतलब सबको क्लियर है? वारंटी क्या होती है? जो थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वारंटी के साथ में, वारंटी के साथ में इंप्लाइड वर्ड का मीनिंग समझ आ रहा है कि ऐसी वारंटीज जो लिखी नहीं हुई बट फिर भी आपको समझ आनी चाहिए, या फिर लॉ जो है वो उनको मान लेता है कि अगर लिखा नहीं हुआ फिर भी ये वारंटीज अप्लाई हो रही हैं। तो आपकी मेजरली 4 वारंटीज दी गई हैं। ठीक है, इंप्लाइड वारंटीज में 4 वारंटीज दी गई हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वारंटी एज टू द, हाँ बोल 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 बोल, अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, वारंटी एज टू द अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास गुड्स आ गए हैं तो सामने वाला क्या नहीं कर सकता, आपकी पोजेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। सामने वाले ने सेल कर दिया है तो वो आपकी पोजेशन के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। पोजेशन मतलब पोजेशन ऑफ द गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो सामने वाले ने सेल कर दिया कोई चीज, सामने वाले ने कोई चीज सेल कर दी, सेल करने के बाद में आपके पास आ गई और आपने उसको पैसे नहीं दिए अभी तक, पैसे नहीं दिए अभी तक, तो वो आपके घर में घुस के वो सामान उठा के नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? क्यों? क्योंकि उस चीज के रिगार्डिंग पोजेशन अब आपके पास है। हाँ, वो हो सकता है कि आपके ऊपर केस कर दे कि आपने पैसे नहीं दिए, ठीक है, पर घर में घुस के आपकी पोजेशन का छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इंप्लाइड वारंटी है कि आपने कोई पोजेशन ट्रांसफर कर दी है वाया सेलिंग, वाया सेलिंग आपने ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी है और सामने वाले के पास उसके रिगार्डिंग अब राइट है। अब वो राइट आपका, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये वारंटी समझ आई? सेकंड, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस का मतलब पता है सबको क्या होता है? एनकम्बरेंस किसी को ध्यान है? पढ़ा होगा पहले तुमने, एनकम्बरेंस पढ़ा होगा पक्का, मैं श्योर हूं पढ़ा होगा। ध्यान है? मीनिंग ध्यान है? मैंने बताया हुआ है, मैंने बताया हुआ है मीनिंग। क्या क्या? लीगल, लीगल बर्डन किस चीज का? एनकम्बरेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई चार्ज या तो क्रिएट कर लिया है या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया। देखो सही बोल रहा है वो, पर उसका डिस्क्रिप्शन सही नहीं था। ठीक है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन सही नहीं दिया उसने, तो सेल करने के लायक नहीं थे वो गुड्स। ठीक है, तो मैं वापस से समझा देता हूँ अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो आपका एनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है कि किसी थर्ड पार्टी का उसके ऊपर राइट है, कोई आपके ऊपर एडिशनल बर्डन डाल दिया गया है। ठीक है, एडिशनल बर्डन जो आप गुड सेल कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आप नहीं डाल सकते हो। एनकम्बरेंस क्या है? मतलब आपने मेरे को, रेहान ने मेरे को कोई गुड सेल किया, तो रेहान मेरे को गुड सेल करने के बाद ये नहीं बोल सकता कि अरे वो तो गुड्स जो थे वो विशाल के थे, ही। अब विशाल विशाल क्या करेगा? विशाल क्या करेगा? विशाल क्या करेगा? आपसे पैसे लेगा। तो मेरे को तो चीज पता ही नहीं थी ना। मान लो मैंने प्लेज कर दिए गुड्स, किसको? बाबा को प्लेज कर दिए। ठीक है, बाबा ने आगे चीनी को बेच दिए गुड्स। ठीक है, अब चीनी को बेचने के बाद वो बोल रहे ही। अब आपसे, अब चीनी देर से भैया पैसे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जो गुड्स थे वो मेरे पास प्लेज के बेसिस पे आए थे, मैं तो ओनर था ही नहीं, मेरे पास तो बस
एक एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट कर रखा था, एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट कर रखा था मैंने, ठीक है। तो ये चीज आप वारंटी देते हो सामने वाले को, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब देखो कंडीशन क्यों नहीं है, ये वारंटी क्यों है? रीजन बीइंग, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती बाबा की थी, इसमें गलती रेहान की थी, ठीक है। जिसने गुड खरीदा उसकी गलती थी क्या? चीनी की गलती थी क्या? या रेहान वाले केस में मेरी गलती थी क्या? गलती नहीं थी ना मेरी। तो वो कंडीशन नहीं है, मैंने तो सही तरीके से खरीदा है, ठीक है। बट हो सकता है फिर भी मेरे को वो जो गुड्स हैं वो एक्चुअल ओनर को देने पड़े, या उसके रिगार्डिंग मेरे को जो ट्रांजेक्शन है वो रिवर्स करनी पड़े, क्योंकि क्योंकि जिस जो ओनर था, एक्चुअल ओनर था, उसने वो सेल नहीं किया, तो वैलिड सेल नहीं है एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के पर्सपेक्टिव से आपका हो सकता है ट्रांजेक्शन आपको रिवर्स करनी हो। बाकी लॉज के अंदर अगर आपके पास राइट है उससे अभी फर्क नहीं पड़ रहा, अभी हम सेल्स ऑफ गुड्स पकड़े हैं, तो सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर आपको हो सकता है ट्रांजेक्शन रिवर्स करनी पड़ जाए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वारंटी एज टू द क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड। यूजेस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है कि नॉर्मल यूजेस के अंदर जो जिस टाइप ऑफ ट्रेड की आप बात कर रहे हो, जिस टाइप ऑफ आप गुड्स को खरीद रहे हो, उसको बेचने के जो यूजेस है, ठीक है, उसके अंदर जो लीगली मतलब जो यूजेस के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी है और जो फिटनेस ऑफ गुड्स है उसके रिगार्डिंग जो डिस्क्रिप्शन है वो अगर आपने मेंटेन कर रखी है तो वो चीज सही है। अगर आपने नॉर्मल यूजेस के अकॉर्डिंग जो गुड्स हैं वो उस क्वालिटी के नहीं दिए, या फिर आपने उस फिटनेस के हिसाब से नहीं दिए, तो दिक्कत है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि आपने जो गुड्स दिए हैं सामने वाले को वो उस ट्रेड के अंदर नहीं दिए जाने चाहिए थे, या फिर उस क्वालिटी के गुड्स जो हैं। अब आप देखो, सिंपल सी बात है, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जयपुर के अंदर सबसे बड़ी मंडी बोलते हैं कि है राजस्थान की, पता नहीं कहाँ की, मतलब पूरे इंडिया की भी पता नहीं, राजस्थान की वाना मंडी बोलते हैं उसको, ठीक है। वाना मंडी में क्या होता है? हाँ, मेरे को वो फैक्ट्स पे भरोसा नहीं होता। चाइना वाइना के अंदर ना बहुत चीजें ऐसे हैं जो लोगों को पता नहीं है, तो इंडिया तक ही रहना चाहिए, एशिया की बात नहीं करनी चाहिए। चाइना के बारे में लोगों को पता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो जैसे मानसरोवर को बोला जाता है एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, मेरे को नहीं लगता। चाइना वाइना के अंदर कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा इससे बड़ा, ठीक है। बट चाइना के बारे में पब्लिक नॉलेज बहुत कम है, चाइना के बारे में चीजें पता नहीं है, तो अपने इंडिया तक लेके चलते हैं। तो वो सबसे बड़ी मंडी है। अब वहां पे जो लोग गुड्स बेच रहे हैं, मतलब सब्जियां बेच रहे हैं, अब उन सब्जियों के रिगार्डिंग आपकी एक ट्रेडेबल क्वालिटी है। वो बेसिकली अब मान लो कोई गोलगप्पे वाला आ रहा है, उसको क्या बेस्ट क्वालिटी ऑफ आलू देगा? उसको सबसे खराब क्वालिटी ऑफ आलू। क्या हो गया? क्या बोल लिया? ग्वालियर वाला बोल रहा है क्या? अरे वो वहां थोड़ा जाएगा। ठीक है, तो गाइज अब जो गोलगप्पे वाला है उसको आपने सबसे खराब क्वालिटी ऑफ आलू दिए हैं, ठीक है। तो वो क्या है? ट्रेडेबल है, वो एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि गोलगप्पे वाले यूजुअली खराब आलू लेके जाते हैं। यूजुअली कोई अगर खराब आलू दे रहा है उसको तो बोलेगा कि नहीं बढ़िया आलू दे, मैं पैसे ज्यादा देने को तैयार हूं। पर वहां पे ऐसा होता नहीं है, ये मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा तो बता रहा हूं, ठीक है। जो सबसे खराब जो 2 रुपए किलो आलू मिल सकते हैं ना, वो लेके जाते हैं गोलगप्पे वाले वहां से, ठीक है। 2 रुपए किलो भी आलू मिल रहे थे उससे, मतलब ये है 6-7 साल पहले की बात है, ठीक है। तो वो आलू जो थे 6-7 साल नहीं, सॉरी, हाँ 8 साल पहले की बात है। नहीं नहीं, मैं सच बता रहा हूं। अब अब जो गुड है, अब जो गुड है वो ट्रेडेबल थे, बट यही सेम गुड, ये 2 रुपए किलो वाले आलू अगर आपको दे दिए जाते जो आपको घर में यूज करने हैं, तो क्या वो ट्रेडेबल यूजेस के अकॉर्डिंग होता? नहीं होता। वो क्या ट्रेडेबल क्वालिटी के अकॉर्डिंग होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो चीज प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग सही नहीं है, जो ट्रेड के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अगर आप गोलगप्पे वाले हो तो आपके अकॉर्डिंग वो चीज सही होती है, ठीक है। बाकी तो यूजुअली यही बोला जाता है कि जो बायर है उसको वो समझदार होना चाहिए इतना, वो समझदार होना चाहिए इतना कि उसको पता है कि उसको क्या चाहिए। अगर उसको वो क्वालिटी नहीं मिल रही है तो वो नहीं लेगा। बायर मस्ट बी अवेयर। तो केवीएट एम्प्टर का जो आपका प्रिंसिपल है वो अप्लाई हो जाता है। केवीएट एम्प्टर पता है आपको? सुना है आपने क्या होता है? रुक जा यार, अभी मजा आ रहा है अभी पढ़ाने में। हाँ, केवीएट एम्प्टर बायर बिहेवियर, ठीक है। तो बायर बिहेवियर का मतलब क्या होता है? हाँ, बाहर जागरूक रहे, जैसे डाल घर के बाहर लगा देते हैं ना, बी अवेयर ऑफ द डॉग, है ना, ये घर के अंदर कुत्ता है उससे बच के रहना। तो वैसे बाहर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई हम कुछ भी बेच सकते हैं, तू संभल के खरीदना, तो संभल के खरीदना, ठीक है। तो बायर को बेसिकली, अगर बायर एक्सेप्ट करके चला गया जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है, उसके बाद जाके वो क्लेम नहीं कर सकता कि आपने गलत खराब क्वालिटी दे दी। हाँ, वो क्वालिटी अगर आप चेक करने के बाद में नहीं पता कर सकते, नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन अगर कोई चेक करता, उसकी क्वालिटी वहां नहीं समझ आती, आप यूज कर रहे हो घर में जाके तभी आपको समझ आता कि उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो बात अलग है। अदरवाइज नॉर्मल केस के अंदर आप क्वालिटी जो है उसके डिस्क्रिप्शन को आप समझ सकते हो।
यहाँ पे भी रिलायबिलिटी क्या आती है कि सामने वाले के ऊपर आप रिलाय कर रहे हो, सामने वाले की जजमेंट पे आप रिलाय कर रहे हो, आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है और सामने वाला पर्सन सेम चीज के अंदर डील कर रहा है, तो उन केसेस के अंदर आपकी जो क्वालिटी है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स की है वो आपकी नॉर्मल ट्रेड के अकॉर्डिंग मैच करनी चाहिए। ये क्या है, ये क्या बोलते हैं हम, किस चीज की वारंटी है ये, इंप्लाइड वारंटी किस चीज की है, ट्रेड एंड यूजेस के अंदर जो क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स है उसके रिगार्डिंग ये इंप्लाइड वारंटी है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। आपने कोई गुड बेचे, सामने वाले को नहीं पता कि ये डेंजरस है, सामने वाले को नहीं पता। मान लो आपने कोई केमिकल बेचा, मान लो आपने मांगा किसी ड्रग स्टोर पे जाके आपने कोई केमिकल मांगा, ठीक है, केमिकल मतलब देखो, मान लो आप जैसे अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर जो आप केमिकल है वो यूज करते हो ना, है ना, तो मान लो वहां पे जो पर्सन होता है, जो लैब असिस्टेंट होता है, उसको पता होता है कौन सा केमिकल क्या है ना, कौन सा केमिकल क्या है। आपको पता होगा क्या, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता ना। अगर मान लो कोई इंसान आपको भेजे कि भाई ये चीज जाके सामने से ले आना और उसको बोल देना कि मैं साइंस का नहीं, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मेरे को उस हिसाब से समझा देना, ठीक है, उसने आपको HCl दे दिया, ठीक है, HCl बेसिकली क्या होता है, एसिड होता है, आपके ऊपर लग जाए तो आपकी स्किन जल सकती है, ठीक है, ठीक है, इतना खतरनाक होता है क्या, इतना खतरनाक, कंसंट्रेटेड HCl, सॉरी भाई, कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl का मतलब क्या है कि आपका एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो आपको नुकसान दे सकता है। अब उसके ऊपर अगर आपने लेबलिंग नहीं की है, आपने ये नहीं बताया सामने वाले को, आपने एक फ्लास्क के अंदर डाल के दे दिया, फ्लास्क के अंदर डाला था क्या कंसंट्रेटेड, फ्लास्क के अंदर आपने डाल के दे दिया वो गुड, ठीक है, और आपने सामने वाले दे दिया कि भाई ये ले तेरा एसिड, ये ले जा। अब वो जा रहा है कि हाँ भाई क्या है, बढ़िया है, थोड़ा सा डाल के देखते हैं, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऊपर गिर गया उसके थोड़ा, ठीक है, तो अब क्या होगा, उसके बाद कुछ नुकसान होगा ना। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, उसने बताया कि भाई मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं, मेरे को नहीं पता क्या होता है, ये दे दे। अब सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको बताना कि ये कुछ डेंजरस है, तेरे को बहुत संभाल के लेके जाना है इसको, क्यों, क्योंकि अगर ये फैल गया, ये गिर गया तो तेरे को नुकसान हो सकता है, तू जल सकता है, तेरे आसपास वालों को नुकसान हो सकता है, ठीक है, कोई चीज खराब हो सकती है, तो इसलिए सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको बताना। उसने सही डिस्क्रिप्शन का गुड दिया है, उसने क्वालिटी भी अच्छी दी है, उसकी कोई गलती नहीं है उस चीज के अंदर, बस उसने डेंजर के बारे में नहीं बताया, तो डेंजर के बारे में नहीं बताया तो मतलब वो सेल तो वैलिड थी, बट उसकी वजह से सामने वाले को जो नुकसान हो गया है वो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। भरपाई करने का मतलब है कि जो सामने वाले को डेंजरस नेचर ऑफ गुड आपने नहीं बताया था, उसकी वजह से अगर सामने वाले को कोई नुकसान हो गया है तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, वो सेल इनवैलिड नहीं होगी, वो सेल तो वैलिड ही थी, ठीक है। क्लियर है। केवी अटेम्प्टर बचा है यार, देखो चैप्टर पूरा करके ब्रेक ले लेते हैं, मतलब यूनिट पूरा करके ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। टाइम बताओ एक बार, टाइम बताओ, 11:22 हो रहे हैं ना, 11:30 तक कर लो, है ना, उसके बाद मैं इको पढ़ा लूंगा। क्लियर है। अपनी 1 बजे तक क्लास है, वैसे भी ब्रेक ले लो तुम, 5-10 मिनट का ब्रेक लेना, कोई बात नहीं, आधा घंटे का नहीं दूंगा इतना ब्रेक नहीं दूंगा मैं। हाँ गाइस, तो आप केवी टेम्पटर समझो। अब केवी टेम्पटर का मतलब क्या होता है, बायर शुड बी अवेयर, जहां पे भी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एज इन कि अगर मैं कोई गुड्स खरीदने जा रहा हूं तो मेरे को पता होना चाहिए मैं क्या खरीदने जा रहा हूं, अगर मेरे को नहीं पता तो मैं सामने वाले को बताऊंगा कि मेरे को ये चीज पता नहीं है। अरे तो पता है मेरे को, तेरे को याद है ना, अब सुन ले आगे की कहानी, आगे कहानी थोड़ा ना याद है तेरे को। हाँ तो बायर शुड बी अवेयर, बायर शुड बी अवेयर का मतलब क्या है कि पहली गलती किसकी देखी जाएगी, बायर की देखी जाएगी कि उसने अपना जजमेंट लगाया था कि नहीं लगाया था, ठीक है। उसको अगर मान लो बायर को सीधा सीधा ये चीज समझ आ रही है कि आपका जो कपड़ा दिया है वो कॉटन का नहीं है, वो सिंथेटिक कपड़ा है, तो उसके बाद भी उसने गुड्स को खरीद लिया, तो बाद में जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरे को कॉटन की जगह सिंथेटिक दे दिया। अरे बायर को तो समझ ही आ गया था, जो आपको अगर समझ ही आ गया कि वो कॉटन है सिंथेटिक है, सामने वाले को बोल दो कि भाई सिंथेटिक नहीं कॉटन है, कॉटन चाहिए मेरे को, सिंथेटिक नहीं चाहिए, ठीक है। आपको सामने वाले को बोल दिया कि भाई मेरे को बासमती राइस चाहिए, उसने टुकड़ी राइस दे दिया, तो टुकड़ी राइस को आप देख के पता कर सकते हो ना कि ये तो टुकड़ी है, बासमती नहीं है, भाई क्या कर रहा है, बासमती मांगे थे, अगर तुम वो लेके चले गए तो मतलब ये है उसका कि तुम राइट खो दियो अपना। 1 सेकंड रुकना यार, एक कॉल आ रहा है। हेलो, मैं क्लास में, कुछ अर्जेंट है क्या अभी, मैं फ्री होके करता हूँ, 2 बजे अराउंड करता हूँ मैं कॉल, है ना, ठीक।
हाँ गाइस, तो केवी टेम्पटर का प्रिंसिपल आपको समझ आ रहा है कि बायर शुड बी अवेयर, बायर शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट, अवेयर ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड दैट पर्सन इज परचेजिंग। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी किसकी है, बायर की है। ठीक है, बायर अवेयर होना चाहिए, सेलर की गलती नहीं मानी जाएगी। अगर बायर ने कोई अपरेंट गलती कर दी है, समझने में, देखने में, चेक करने के अंदर कोई गलती कर दी है, तो उसके अंदर किसकी गलती नहीं है, सेलर की गलती नहीं है, आप अपनी मर्जी से खरीद के गए हो वो गुड्स, तो ये मान लिया जाएगा। ठीक है, आप घर पे जाके ये नहीं देख सकते कि अरे यार ये तो वहां पे लाइट में तो काली लग रही थी, है तो नीली है, मैं नीली क्यों ले आया। होता है ना कि काला नीला कभी बार लाइट में समझ नहीं आता। ठीक है, तो कहता यार ये तो काली थी, मेरे को नीली चाहिए थी, नीली थी मेरे को काली चाहिए थी, घर आके देखा मैंने वहां तो पैसे दे दिए। अब तुम्हारी गलती है, तुमने देखा नहीं सही से, तुम्हें डाउट हो रहा था, तुम पूछ लेते सामने वाले से, तुमने पूछा ही नहीं, अब तुम्हारी गलती है। ठीक है, बायर शुड बी अवेयर। ठीक है, तो बायर शुड बी अवेयर के रिगार्डिंग जो आपकी कंडीशंस दी गई हैं, वो बेसिकली देखो आप क्या दी गई है, फॉलोइंग कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। कंडीशन है द बायर हैड मेड नोन टू द सेलर द पर्पस ऑफ हिज परचेज। ठीक है, कहां पे ये प्रिंसिपल, कहां पे ये प्रिंसिपल जो है अप्लाई होगा नहीं होगा, इस वो कंडीशंस दी जा रही हैं। आपने खुद से डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स देख के गुड लिए है तो केवेट एम्प्टर अप्लाई हो गया है। यहां पे क्या किया आपने, सामने वाले को गुड्स की डिस्क्रिप्शन बता दी है, आपने रिलाय किया सामने वाले के स्किल एंड जजमेंट पे, आपने खुद ने क्या किया है, स्किल एंड जजमेंट अपना नहीं लगाया है, आपने रिलाय किया सामने वाले पे और बोल के रिलाय किया कि आप बताओगे। उसके बाद क्या है, सेलर का जो बिजनेस है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स से मैच कर रहा है, मतलब वो गुड्स को बेच रहा है। तो इस केस के अंदर केवी टेम्पटर आपका जो है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपके पास मौका नहीं था चेक करने का, आपने मौका सामने वाले को दे दिया कि तेरी जजमेंट में भरोसा करके मैं ले रहा हूं। ठीक है, मैं बोल दूं अगर मान लो फोन करके किसी को कि भाई एक काम करना, एक काम करना, जो तेरे पास इस डिस्क्रिप्शन की शर्ट है वो निकाल के रखना। ठीक है, फॉर्मल शर्ट चाहिए, इस साइज की चाहिए, इस फिटिंग की चाहिए, ठीक है, कॉलर ऐसी होनी चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स निकाल के रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं हूं या मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो सामने वाले ने फोटो भेजी कंफर्म कर लिया तो बहुत बढ़िया, सामने वाले ने फोटो भेजी कंफर्म नहीं किया, सीधा आपके घर पे कोई, मैंने बोला था कि नॉर्मल कॉलर वाली चाहिए, उसने बैन कॉलर वाली शर्ट दे दी। ठीक है, या फिर विदाउट कॉलर वाली कोई शर्ट दे दी। ठीक है, ऐसी छोटी सी कॉलर है, बिल्कुल स्टैंडिंग कॉलर। ठीक है, तो वो शर्ट का जो डिस्क्रिप्शन था और मेरी डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो इसमें गलती किसके सामने होगी, यहाँ पे केवी टेम्पटर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने सामने वाले के जजमेंट पे चीजें छोड़ दी थी और उसने क्या किया, आपसे पूछा नहीं, अगर कोई कंफर्मेशन चाहिए था और खुद का दिमाग लगा के आपको दे दिया और आपने क्लियरली डिस्क्रिप्शन बताई थी कि ये वाली शर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, कौन सी शर्ट चाहिए, है तो दे दे, नहीं है तो मत दे। ठीक है, गलत शर्ट मत दे। ठीक है, तो उस केस के अंदर ये एक प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा। तो जैसे ये एक एक्सेप्शन है, वैसे और भी एक्सेप्शन है जहां पे केवी टेम्पटर अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ, पर केवी टेम्पटर अप्लाई नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं है कि बायर की गलती नहीं हो सकती, बायर की गलती हो सकती है उस केस के अंदर भी। केवी टेम्पटर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होने का मतलब बस ये है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद बायर की ना हो, बाद में शायद बायर ने गलती कर दी हो, तो आप बस ये देखोगे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की थी कि नहीं थी इन प्रिंसिपल्स के जो एक्सेप्शन है उसके अंदर। ठीक है, पहला आपका एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, जो आपने ऊपर जो 3 पॉइंट्स पढ़े ना, ये वही चीज दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, फिटनेस और क्वालिटी ऑफ यूज का मतलब क्या है, आपने जब सामने वाले पे रिलाई किया है, आपकी जो तीनों पिन पॉइंट्स हैं ऊपर वाले जो फुलफिल हो रहे हैं, तो आपने बेसिकली सामने वाले पे रिलाई किया था और इसमें गलती आपकी नहीं है। जहां पे कीवर्ड टेम्पटर लगना चाहिए था वहां पे अब वो नहीं लगेगा, वहां पे एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर देखो, जो आपके एग्जांपल्स है ना वो एक बार पढ़ लेना, वो मतलब जो आपके केस लॉज है वो एग्जांपल की तरह दिए हुए हैं, उसके ऊपर पढ़ लेना, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस एग्जांपल की तरह उसको पढ़ लेना। उसके बाद देखो, हाँ नहीं यार मैं एक चीज भूल गया, इसकी भी तो मेमोरी टेक्निक होगी, 8 पॉइंट है, मेमोरी टेक्निक तो बतानी भूल गया मैं, सॉरी भाई। आप देखो मेमोरी टेक्निक आपकी क्या है, ये थोड़ी सी ना तहजीब वाली सी वो है मेमोरी टेक्निक। मेरे को ऐसा लग रहा था यार कि इसमें कुछ फन नहीं आ रहा मेमोरी टेक्निक के अंदर। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल सी मेमोरी टेक्निक बनाई है, वो क्या है आपका, जो आपका फाइनेंस मैनेजमेंट प्लानिंग होती है। फाइनेंस मैनेजमेंट प्लान मतलब कि आपने क्या किया है, एक आपने फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए एक प्लान लिया है। आपने हो सकता है सामने वाले को पैसे दे दिया हो, सामने वाला आपके पैसों को यूज करके आपके पैसे को ग्रो कर रहा हो, नहीं तो वो आपको प्लानिंग बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो फाइनेंस मैनेजमेंट प्लान या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, आपको समझ आ गया। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान FMP, इसको आप पूरा ही लिखना, आप भूल जाओगे। ठीक है, इसको आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान ही लिखना, आप भूल जाओगे, बस अंडरलाइन कर लेना FMP को, याद रह जाएगा। हाँ? भरोसा नहीं हो रहा मेरे को। ठीक है, तो
फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान अगर मिल रहा है किसी को जो कि SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो क्या पता उसको डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि सरकार देती है, सरकारी प्लान है, तो क्या होगा, डिस्काउंट मिल रहा है। तो इनको क्या मिल सकता है, डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, मेमोरी टेक्निक है। इसमें हाँ एक पार्ट में भूल गया, स्टूडेंट्स SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान जो है वो डिस्काउंट देता है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ऐसा सरकार करती है यार, सरकार देती है प्लान। ठीक है, तो उस प्लान, ऐसा मान लो ऐसे कोई फाइनेंशियल प्लान है, उसके रिगार्डिंग आपकी मेमोरी टेक्निक बन गई है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज, हाँ। तो FMPSCSTS स्टूडेंट्स का भी आपको एस इंक्लूड करना है। ठीक है, हाँ, क्लियर है ये चीज। अब देखो, पहला पॉइंट था आपका फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। क्लियर है, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज अपने क्लियर कर लिया। उसके बाद आपका क्या रहा है, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। गाइस इस पॉइंट को अच्छे समझना, ये एक्सेप्शन क्यों है। पेटेंट और ब्रांड नेम के नाम पे आपने कोई चीज खरीदी है ना, तो उसके अंदर सेलर की गलती नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, फिर आप बोलोगे केवेट एम्प्टर अप्लाई हो रहा है, पर उसमें बायर की भी गलती नहीं है। जहां पे आप किसी पेटेंट के रिगार्डिंग या फिर ब्रांड नेम के रिगार्डिंग कोई चीज खरीद रहे हो, उसके अंदर गलती किसकी है, जिसका वो पेटेंट है, जिसका वो ब्रांड नेम है, जिसका वो ट्रेडमार्क है, उस इंसान की गलती है, मतलब मैन्युफैक्चरर की गलती आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए केवेट एम्प्टर का क्या दिया हुआ है, एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन किसका है, सेलर का नहीं है ये। अगर सेलर ही ऐसा पर्सन है जिसने ट्रेडमार्क ले रखा है, पेटेंट ले रखा है, तो उसकी गलती हो सकती है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो 100% ऑफ द टाइम ये चीज अप्लाई नहीं होगी, इसलिए इसको एक्सेप्शन की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। जब आप सामने वाले के जजमेंट पे नहीं, आप किसी ब्रांड पे या फिर आप किसी की पेटेंट के हिसाब से कोई डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आप खरीद रहे हो या फिर कोई गुड्स आप खरीद रहे हो, तो उसमें उस इंसान की गलती नहीं है, क्योंकि उसने नहीं बोला आपको ये गुड खरीदने, आपको पता था ये ब्रांड है, आपको पता था इसके रिगार्डिंग कोई पेटेंट इशूड है। ठीक है, तो आप वो गुड खरीद के ला रहे हो और वो आपके लिए सूटेबल नहीं था, इसमें सामने वाले की गलती नहीं है। आप दुकान वाले को जाके आप इवन मेडिकल शॉप पे जाके बोलोगे ना कि भैया पैरासीटामोल दे दो, तो वो दे देगा, क्योंकि उसके लिए आपको हो सकता है क्या बोलते हैं उसको, प्रिस्क्रिप्शन ना दिखानी हो। तो कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं, अब उसकी वजह से कोई नुकसान हो गया ना, तो उसके अंदर उसकी गलती नहीं है, वो आपकी ही गलती मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर है। बट हाँ, कोई दवाई खराब निकली तो भी उसकी गलती नहीं है, ना आपकी गलती है, वो किसकी है, मैन्युफैक्चरर की गलती है। तो ये बेसिकली एक्सेप्शन इसीलिए है। आपको घर जाके एक बार रीड करोगे तो आपको शायद खुद से ना समझ आए, तो ये चीज याद रखना कि एक्सेप्शन किस लिए बनाया गया है। ठीक है, एक्चुअल लायबिलिटी यहाँ पे किसकी आती है, मैन्युफैक्चर की आती है, बट वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर नहीं होती है, इसलिए इसको एक्सेप्शन बना रखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन भी क्या है आपका, डिस्क्रिप्शन आपने सामने वाले को बता दी थी कि ये गुड चाहिए, और सामने वाले ने उस गुड्स के हिसाब से आपको नहीं दिया कोई भी प्रोडक्ट, जो आपको बाद में जाके पता लगा कि यार सही नहीं है, आप उसने पैक करके दे दिया कि भाई तूने डिस्क्रिप्शन बोली ये ले, और आप लेके आ गए। ठीक है, आपने, आपके पास टाइम नहीं था रीजनेबल चेकिंग करने का, या फिर उसने डायरेक्टली घर पे डिलीवर कर दिया आपके, तो डिस्क्रिप्शन अगर मैच नहीं कर रही तो भी किसकी गलती है, सामने वाले की गलती है, आपकी गलती नहीं है। डिस्क्रिप्शन आपने बता दिया था, सामने वाले को वो डिस्क्रिप्शन देना चाहिए था, उसने वो डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, गलती किसकी, सामने वाले की, आपकी गलती नहीं है। यहाँ पे बायर शुड बी अवेयर वाला पार्ट कब आएगा, जब वो खुद से चेक कर लिया है डिस्क्रिप्शन को, उसने चेक कर लिया है कि ये गुड सूटेबल है कि नहीं है डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, उसके बाद उसने अपना जजमेंट अप्लाई कर दिया है और फिर वो घर पे ले गया है, उस केस में केवेट एम्प्टर अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है ये चीज, हाँ। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, वो आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर आपका कवर नहीं होता इसके अंदर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होता, तो कहीं पे भी आप मैन्युफैक्चरर नहीं लिखा होगा, जहां तक जहां पे आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, और अगर वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं हो तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो लिखो मत एग्जाम के अंदर। ठीक है, समझने के लिए लिखना है आप लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। हाँ, गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन,
डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट समझ आ गया? कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़ा जाए। गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, मर्चेंटेबल क्वालिटी आपको बता दी गई है। मर्चेंटेबल क्वालिटी के अंदर केवी टेम्पटर का प्रिंसिपल अप्लाई होता है जब तक आपके पास राइट है चेक करने का, आप सामने वाले के जजमेंट पे डिपेंडेंट हो। तो मर्चेंटेबल क्वालिटी की उसने चीज नहीं दी तो भी क्या है, आपका प्रिंसिपल केवी टेम्पटर वाला अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने या तो आपके पास या तो चेक करने का पॉसिबल रीजन नहीं था, आपने सामने वाले की जजमेंट पे रिलाई किया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल में याद रखना, आपने सैंपल चेक किया था, सैंपल के अकॉर्डिंग अगर चीज आई है तो वो चीज गलत नहीं है। सैंपल के अगेंस्ट कोई चीज आ गई है, सैंपल से डिफरेंट कोई चीज आ गई है, तब केवी टेम्पटर प्रिंसिपल का ये क्या बनेगा? एक्सेप्शन बनेगा। ठीक है, सैंपल के हिसाब से कोई चीज आई और आपको बाद में पसंद नहीं आई, नहीं, वहां पे अप्लाई नहीं होगा। सैंपल के अकॉर्डिंगली कोई चीज नहीं आई है, ठीक है, उस केस के अंदर ये चीज अप्लाई होगी। ठीक है, क्लियर है? गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये सेम पॉइंट है जो पहले आपने पढ़ा था। सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन, सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन के केस के अंदर क्या होगा? आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेगी, सैंपल के हिसाब से भी सही नहीं है और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी सही नहीं है, तब तो बिल्कुल ही गलत। सैंपल के हिसाब से सही नहीं है तो भी गलत, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सही नहीं है तो भी गलत। ठीक है, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? यहाँ पे सेलर की हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपने कोई सैंपल के हिसाब से कोई चीज आपने डिस्क्रिप्शन बताया सामने वाले को, उसके हिसाब से उसने सैंपल दिखाया होगा। ठीक है, जो सैंपल था वो फिट था, ठीक है, आपने कंफर्म कर दिया। अब सामने वाला गुड जो पर्सन है वो गुड बेचेगा तो उसी डिस्क्रिप्शन के उसी सैंपल के अकॉर्डिंग क्या बेचेगा? गुड्स बेचेगा। ठीक है, अब देखो आपको गुड्स दिखाए, सैंपलिंग जो होती है ना, सैंपलिंग जो होती है ना वो एक छोटा से पार्ट की होती है। जैसे मान लो 100 गुड्स हैं, आपको 100 गुड्स खरीदने हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 चेक कर लोगे, आप 100 के 100 चेक नहीं करोगे। आप बोलोगे सैंपल दिखा दो, होता है ना, कोई चीज आपको देखनी है तो आप बोलते हो सैंपल दिखा दो। आपको घर के अंदर अगर मान लो कोई वुडन वर्क करवाना है, उसके ऊपर प्लाई लगानी है, तो आप क्या करते हैं? प्लाईज के सैंपल देखते हो, कलर्स के सैंपल देखते हो, है ना, कि कौन सा रहेगा, आप ऐसे लगा लगा के छोटे छोटे पीसेस लगा के देखते हो। ठीक है, सैंपल आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद अगर सामने वाले ने कुछ भी बिकवा दिया ना तो आप बोलोगे कि यार इस दीवार पे तो मजा ही नहीं आ रहा है इसको देखने में, क्या करें, वापस कर दें क्या? सामने वाले को वापस करोगे, सामने वाला बोलेगा ना मैं नहीं ले रहा, सैंपल तुमने दिया था, मैंने तो कुछ दे दिया उसके अकॉर्डिंग, अब तुम्हारी गलती है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ट्रेड यूजेज, ट्रेड यूजेज वाला पॉइंट याद है? मैंने बताया था अभी मुआना मंडी वाला। हाँ हाँ, उसमें बाय रिस्पॉन्सिबल है, ये केस नहीं फॉलो होगा। अगर आपने सैंपल भेजा था व्हाइट कलर की उसका क्या बोलते हैं प्लाई का, ठीक है, और उसने ऑफ व्हाइट की प्लाई भेज दी तो गलत हो गया ना, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, सैंपलिंग के अकॉर्डिंग। हाँ, कोई फूल ले रहे हो और उसका फूड, अच्छा ठीक है, अच्छा, चल मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ, मैं देता हूँ सेम एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे घर पे शादी थी, तुम मिठाई वाले के पास गए, तुमने बोला मिठाई का सैंपल दिखा, ठीक है, तो उसने सैंपल दिखा दिया कि ऐसी मिठाई बना दूंगा मैं। आपने खाई, आपको मिठाई बहुत जोरदार लगी, वाह क्या मिठाई है, मजा आ गया, ठीक है, तू ही तेरे को डन कर दिया आपने। अब वो घर पे आया आपके मिठाई बनाने, आपने उसको कोई सामान ही नहीं दिया जो चीज उसको चाहिए थी, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, आपने सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे दी है, तो अगर वो नहीं बना पाया तो उसकी गलती है, अदरवाइज आपकी गलती है। तो जो आपने फूड लिया था, आपने उसको जिस तरीके से रखा, आपने उसके अंदर जो छेड़छाड़ की, उससे कोई दिक्कत हो रही है तो गलती नहीं है। बट सामने वाले ने अगर बोला था, अगर मान लो तुम केक खरीद के ला रहे हो और सामने वाला बोल रहा है कि ये केक 3 दिन तक चल जाएगा, 3 दिन तक इसको खाया जा सकता है, तो आप 3 दिन तक उसको बचा के रख लोगे, चौथे दिन अगर खा रहे हो, चौथे दिन वो खराब हो गया तो उसकी गलती नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आया समझ में? हाँ, ट्रेड यूजेस का मतलब समझ आ गया? ट्रेड यूजेस मुआना मंडी वाला, ठीक है, ट्रेड यूजेस के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज नहीं हो रही है और ये जो बायर है वो चीज वो समझ नहीं पाया है, ठीक है, तो इस वजह से आपने एक फोन करा, गोलगप्पे वाले ने फोन करा कि भाई एक काम कर, 50 किलो आलू भिजवा दे, ठीक है, तो 50 किलो आलू उसने बढ़िया क्वालिटी वाले भिजवा दिए। वो बोलेगा अरे क्या कर रहा है इतने पैसे थोड़ा ना दूंगा, ठीक है, तो आपने क्या किया, सामने वाले को बोला कि भाई ट्रेड यूजेस के अकॉर्डिंग करना चीजें, ठीक है, तो ट्रेड यूजेस के अकॉर्डिंग मतलब वो उसी क्वालिटी के देगा जिस हिसाब के वो लेता था आज तक, ठीक है, तो उसके पास टाइम नहीं था चेक करने का, उसने चेक नहीं किए, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली,
क्यों? क्योंकि उसने सीधा डायरेक्टली घर पे भिजवा दिए थे। ठीक है, तो इस केस के अंदर भी क्या हो सकता है, ट्रेड यूजेस अप्लाई हो जाए। क्लियर है? और ये किसका एक्सेप्शन है? केवीएट एम्प्टर का एक्सेप्शन है। हाँ, उसके बाद क्या है, सेलर एक्टिवली कंसील और सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। ठीक है, या तो आप कंसील कर रहे हो डिफेक्ट, या फिर आप फ्रॉड करने के इंटेंशन से सामने वाले कर रहे हो। आपने सामने वाले को बोला कि हाँ हाँ गुड, बहुत बढ़िया है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है, और आपको पता था उसके अंदर दिक्कत है और आपको पता था उसके अंदर कोई गलती है, या फिर आपकी इंटेंशन ही फ्रॉड करने की थी, तो उस केस के अंदर तो केवीएट एम्प्टर अप्लाई होता ही नहीं है। अगर मैंने बोल दिया कि यार, मैंने ये बोल दिया कि यार केक तो यार पुराना सा लग रहा है, कहता नहीं नहीं अभी बनाया, नया बनाया अभी, बोले यार तो ये ऐसा अजीब से का स्मेल कर रहा है, कहता नहीं नहीं अभी बनाया ना, क्रीम व्रीम लगी है, अभी सेटल होने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो वो स्मेल चली जाएगी जैसे सेटल होगा। ठीक है, मेरे को पता नहीं है केक कैसे बनता है, मैंने बोला चल ठीक है भाई, मैं आया, मैंने काटा, देखा अंदर फंगस लगी हुई है, मैंने कहा हाँ हाँ ये तो अभी नहीं बना। ठीक है, तो मैंने मैंने धर लिया उसको, मैंने कहा आजा चल तू अब ये दिखा, ये तो खा के दिखा, इसको अभी बना है ना खा। ठीक है, तो खाएगा क्या? वो नहीं खाएगा इंसान। क्यों नहीं खाएगा? उसको पता है ना कि उसने फ्रॉड किया था, उसने पता है ना कि उसने वो फैक्ट कंसील किया था, तो इस केस में केवीएट एम्प्टर अप्लाई होगा। अब केक कट के अंदर से कैसा दिख रहा है मेरे को क्या पता, वो तो केक काटने के बाद पता लगेगा ना, केक काटने के बाद पता लगेगा वो। ठीक है, तो उसमें मेरी क्या गलती? उसमें गलती किसकी है? सामने वाले की। सामने वाले ने मेरे को झूठ बोला, सामने वाले ने कंसील किया फैक्ट कि नहीं एक दिन पुराना केक है, 2 दिन पुराना केक है। ठीक है, सामने वाले ने मेरे को, सामने वाले को पता था और सामने वाले मेरे साथ फ्रॉड करने का ट्राई किया झूठ बोल के, ठीक है, कोई फैक्ट छुपा के, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? कंसीलमेंट एंड फ्रॉड वाले केस के अंदर आ जाएगा। अरे डिस्काउंट का डी कैपिटल नहीं है। हाँ हाँ, डिस्काउंट वाला पॉइंट कौन सा है? डिस्काउंट तो मतलब मिल रहा था, वो तो सेंटेंस था पूरा। हाँ सी से आएगा कंसील वाला, नहीं वो एस के अंदर डाल दिया था, एस के अंदर डाल दिया था, वो मेमोरी टेक्निक नहीं बन रही थी ना, इसलिए मैंने एस में डाल दिया था। ठीक है, हाँ कंसील नहीं नहीं बन रही थी यार, मेरे को ये भी डालना पड़ा ना, डिस्काउंट तो मैंने अभी डाला है, मैंने डिस्काउंट अभी डाला है, मेरी बुक किताब में लिख के नहीं लाया हूँ मैं। ठीक है, वो अभी हाथों हाथ वो मैंने इम्प्रोवाइज किया था। ठीक है, क्योंकि वो मेरी मेमोरी टेक्निक लंबी थी, इससे मैंने कहा इतनी लंबी क्या करोगे, छोटी सी देते हैं तुम्हें, डिस्काउंट लिख देते हैं आगे बस। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आगे समझ में? क्लास को बंद कर दिया जाए, क्लास को बंद कर दिया जाए, क्लास हो गई है, अब आप ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो।